बांग्लादेश के वॉर में योगदान रहा। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका IPKF में भी 1999 का कारगिल वॉर। पहला वर्ष उसने इधर ले लिया है, ही डिस्ट्रॉयड वन बंकर, हमने सोचा मर गए। फौजी खून किस उड़ती चिड़िया का नाम? यू नो हमारा साइन है ईगल। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शूरवीर परिवार की जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 5 पीढ़ियों ने। ये क्या कोई पागलपन की तरह है? The war was declared on 3rd December 1971. मेरे दादाजी ने दोनों वर्ल्ड वॉर लड़ी। फैमिली में लॉस ऑफ लाइफ्स था। उससे पहले इंडिया की हिस्ट्री में कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं। मेरे पिताजी को नेताजी सुभाष चंद्र के पास जुड़ने के वजह से उनको डिसमिस। वर्शिप लग रहा है मुझे, वॉरशिप्स याद आ जाती है। उसमें 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 8 सेना मेडल। पाकिस्तान का हर बार कुछ ना कुछ क्या रुख होता है और हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान को पहले IMF ने $1 बिलियन का बेल आउट दिया। अभी $40 बिलियन का एक और वर्ल्ड बैंक ने उसको बेल आउट करा है। बट हमारा असली दुश्मन है जो उनको शायद उंगली भी लगाता है, जो चाइना। मतलब इससे ज्यादा घिनौना पाप ना हमने शायद नहीं देखा। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह का नाम आया। हैट्स ऑफ टू विमेन पावर, नारी शक्ति। लोगों ने पिक्चरों में स्टोरियां देखी हैं, बट हमने ऑन दी ग्राउंड ऐसी। बॉर्डर पिक्चर का मेजर कुलदीप सिंह। नोबडी नोज मेजर कुलदीप सिंह बाय फेस। ही हैपेंड टू मीट चांस हैंडशेक विद सैम। क्या पाकिस्तान का फिर वही रुख बनेगा? हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा। के टाइम की फौज और आज के टाइम की फौज, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, एक ऑपरेशनल रेडीनेस लेवल पे, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंसेस है? अपनी यूथ इज फैंटास्टिक। द लेजेंडरी ढिल्लोन फैमिली। आज के हमारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लोन सिर्फ आर्मी में भर्ती नहीं हुए, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल जैसे शिखर तक पहुंचे। कमांडर साहब, दिस इज अनटोल्ड स्टोरी, बट आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू टेल यू मेनी स्टोरीज। आज फिर एक बार मुझे अपने पॉडकास्ट पर एक लेजेंडरी वेटरन को बुलाने का मौका मिला है। फिर से एक बार फौज की अनटोल्ड स्टोरीज को सुनने का हम सभी को मौका मिलेगा। आज के गेस्ट की कहानी सुनकर आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि फौजी खून किस उड़ती चिड़िया का नाम होता है। एक ऐसा खून जो जंग के मैदान में सिर्फ खून नहीं बहाता, कुदरत से लड़ाई कर परंपरा को जिंदा रखता है। मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे शूरवीर परिवार की जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 5 पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी को हमारे भारतवर्ष के नाम समर्पित कर दिया है। द लेजेंडरी ढिल्लोन फैमिली। फर्स्ट जनरेशन। हवलदार S हरमन सिंह शहीद हुए वर्ल्ड वॉर 1 में। उनका लहू पहला कदम था इस फौज की लेगेसी में। उसके बाद सेकंड जनरेशन सिपाही धर्म सिंह शहीद हुए सिर्फ 19 साल की उम्र में वर्ल्ड वॉर 1 में। और उनके भाई सूबेदार बिशन सिंह वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के भयानक मैदानों से गुजरते हुए भी सुरक्षित वापस आए। उन्हीं की वजह से ढिल्लोन फैमिली का खून आगे बढ़ता रहा। उसके बाद तीसरी जनरेशन, 4 भाई और चारों के चारों इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। सबसे पहले संतरेन सिंह ढिल्लोन, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का झंडा लेकर युद्ध किया, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फोर्स का हिस्सा बनने का जुनून चढ़ा तो ब्रिटिश आर्मी से डिसमिस भी हो गए, लेकिन खुदगर्जी छोड़कर आज़ादी का जुनून चुना। बाकी के 3 भाई सूबेदार जगजीत सिंह ढिल्लोन, हवलदार गुरदीप सिंह ढिल्लोन और सूबेदार मेजर जगमोहन सिंह ढिल्लोन, तीनों के तीनों भाई इंडियन आर्मी में 1962 और 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया और वीरता से लड़े।
1962 के वॉर में तीनों भाइयों के लड़ने की वजह से उनके ग्रैंडफादर को वॉर जागीर से सम्मानित भी किया गया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, एक पूरे वंश के बलिदान की पहचान थी। और फिर फोर्थ जनरेशन, आज के हमारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. ढिल्लोन सिर्फ आर्मी में भर्ती नहीं हुए, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल जैसे शिखर तक पहुंचे, देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। सच कहूं, ये जर्नी आसान नहीं होती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक विरासत है जिसे कहने का मौका मिलना मेरे लिए एक सम्मान है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं सिर्फ इस कहानी को बयान कर रहा हूँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जनरल साहब के दो और भाई, जलमीत सिंह ढिल्लोन इंडियन एयरफोर्स में और दूसरे भाई हरजिंदर सिंह ढिल्लोन इंडियन आर्मी में, ये फैमिली सिर्फ फौज में नहीं, हर यूनिफॉर्म में भरोसा बनकर उतरी है। लास्ट ट्विस्ट, आज जनरल ढिल्लोन के सपूत, विच इज़ द 5th जनरेशन इन द इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी में एज अ कर्नल सर्व भी कर रहे हैं। 5 जनरेशंस, और हर जनरेशन ने इंडियन की मिट्टी से वफादारी निभाई है। ये कहानी नहीं, जीता जागता इतिहास है। और मुझे गर्व है कि मैं आज ढिल्लोन परिवार की इस मिसाल को आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। फॉर द रिकॉर्ड, ये जनरल ढिल्लोन का पहला इन स्टूडियो पॉडकास्ट है। मायने ये नहीं रखता कि आपने फौज में रहकर क्या किया, उससे भी ज़्यादा मायने ये भी रखता है कि फौज से रिटायर्ड एक प्राउड वेटरन की ज़िंदगी को जीते हुए आप अपने देश और अपने देश की जनता के लिए और क्या कर गुजरने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं। और इसलिए मैं आज इस मंच पर लेकर आया हूं लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. ढिल्लोन को, जिनकी फौज की बात की जर्नी भी एक मिसाल है जो हम सभी आज सुनेंगे। Let's welcome the family of the legends and the legend himself, Lieutenant General J.S. ढिल्लोन. Sir, it's such an honor to host you here, sir, on the Untold Story with Commander Victor Mike. Sir, कैसा महसूस हो रहा है? I guess sir, ये आपका भी इन स्टूडियो पहला पॉडकास्ट होगा। Commander साहब, this is Untold Story, but I am feeling on the top of the world to tell you many stories. Because since I am having stories and stories from childhood to tell the world, and you have given me a great chance to share the same. आई थिंक ऑडियंस की जानकारी के लिए, जब 41 साल आप फौज में बिताते हैं, आपके पास स्टोरीज की कभी कमी नहीं रहती है सर। सर, मेरी जानकारी के हिसाब से आपका जो बचपन था सर, वो पंजाब के एक गांव मानको में गुजरा। ऐसी हम्बल बिगनिंग्स सर, इसमें आपको कितना इन्फ्लुएंस करा आपके सपनों और आपके इरादों को फौज में भर्ती होने से पहले सर? कमांडर साहब, मेरा बचपन जो था सिंपल बट वेरी एंजॉयबल। जगजीत सिंह ने गज़ल गाई थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लौटा दे मुझे आगे मेरे बचपन के दिन। सो इट वाज ए सिंपल दो बट सुपर्ब, बिकॉज बचपन से ही अपने गांव में भैंसें गाय चराना, दैट टाइम आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन वो भी खुला था इसके लिए। एक जहाँ भी यूनिवर्सिटी बनी, संत भाग सिंह यूनिवर्सिटी, उधर हम जाते थे। मेरा स्कूल, मेरा हाई स्कूल, टीचर्स की डांट, टीचर्स की पिटाई, और स्कूल से आधी छुट्टी में जाना, जाके चपाती पे मक्खन रोल करके, जो मैंने कभी एक थोड़ी फ़ोटो डाली थी, आई कॉल इट गाँव वाला पिज़्ज़ा। राइट सर। तो और दूसरा, जब भैंसे वगैरह शाम को टाइम हो गया, फिर उसकी पूँछ पकड़ के गांव वाले स्विमिंग पूल में जाना। सो इसलिए जाके मुझे नेवी में स्विमिंग सीखनी नहीं पड़ी। आई वॉज क्वाइट ओके एट इट। तो लेकिन एक बेसिक चीज़ थी कि इट वॉज ऑल द वे मिलिट्री बचपन, ऑल द वे मिलिट्री बचपन। सो दिस इज़ नॉट देयर सो मैनी स्टोरी टू बचपन, बिकॉज पढ़ाई के अलावा 62 की वार हमने एज ए स्टूडेंट देखी, 65 की वार हमने स्टूडेंट देखी,
और उसके बीच में फिर मैं 68 में नेवी में भर्ती हो गया। सो इनफैक्ट वो पीछे बचपन रह गया विच आई विल नेवर फॉरगेट, एंड दैट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माय पॉसिबली सक्सेसफुल लाइफ इफ आई मे से सो। मैं अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए बात करूंगा। सर ने इस आंसर में 2 बार जिक्र करा नेवी का। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आगे भी आएगा। सर की बिगनिंग्स एक्चुअली नेवी से हुई थी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल की स्टोरी है, तो कहाँ से नेवी और कहाँ इंडियन आर्मी बीच में आ गई, इसके बारे में हम आगे थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। सर मेरा तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि सर जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को भी आपके इंट्रोडक्शन में बताया सर, अगर आपको हम 4 जनरेशन लेते हैं तो आपसे पहले की 3 जनरेशन्स उसमें देयर वाज लॉस ऑफ लाइव्स आल्सो। सो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या आपको कभी कुछ ऐसा डर महसूस हुआ था कि देयर वाज लॉस ऑफ लाइव्स, उसकी वजह से कहीं पे आपके मंसूबे डगमगाए थे कि फ़ौज में भर्ती ना हूँ, चाहे नेवी की बात आई चाहे आर्मी की बात आई, या क्योंकि आपकी पहली जनरेशन्स में लेट्स से आपकी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन्स जो कि मार्टिर हुए वर्ल्ड वॉर 1 में, उसने आपके मंसूबों को और मजबूत किया कि और नहीं अब तो मैं इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करूँगा? आपकी ज़ुबानी सर। कमांडर साहब, आपने वो फिल्म का गाना सुना है, ये इल्लू इल्लू क्या है? आई लव यू। तो आई लव यू ठीक है, बट मेरे को डर का तो सवाल ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं डर क्या होता है सर। बिकॉज जब मेरे परदादा जी अपने छोटे बेटे के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए, उससे पहले इंडिया की हिस्ट्री में कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं। ऑल इंडियंस व्हेन इट कम्स टू राइजिंग टू द ओकेजन, डर नाम की चीज़ नहीं है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार में है, सेकंड वर्ल्ड वार में स्टोरीज है, देन सारागढ़ी की स्टोरी है इवन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और दूसरी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं। फिर आज़ादी के बाद 48 का जो हमारा बड़ा शुभ चिंतक नेबर है हमारा पाकिस्तान, उसने फिर 62 में बेशक लोग कुछ कहें कैसा हमारा इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ उसको मानते हैं, बट जो इंडियन आर्मी की उसमें बहादुरी कोई डर नहीं। लोगों ने 4 बंदे 400 चाइनीज़ आ रहे हैं उनके सामने से अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। ये है ना कि वो डर नहीं था, दे न्यू के एक ही जो हमें शक्ति देता है देशभक्ति, देश के लिए मर मिटने का जज्बा। और मैं पर्सनली जो आपने बताया मेरा गांव मानको, वो एक सारागढ़ी के शहीद भाई मानक सिंह जी शहीद हैं, जो गुरु गोविंद सिंह के 40 जो सिंह थे शहीद हुए, उसमें से एक थे। सारागढ़ी के बाद एक चमकौर की गढ़ी की लड़ाई भी आती है हिस्ट्री में, तो हमारे चाइनीज़ अटैक में देख लीजिए सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा अपने 114 के 114 ही बंदों के साथ शहीद हो गए। सूबेदार करम सिंह हों एक सेक्शन के साथ बैठे रहे। 21 परमवीर चक्र है हमारे, हमने तो उनके बारे में एटलीस्ट 15-16 परमवीर चक्र मेरे से पहले हो चुके थे। फैमिली में लॉस ऑफ लाइफ्स था। मेरे दादाजी ने दोनों वर्ल्ड वार लड़ी। फिर मेरे पिताजी को नेताजी सुभाष चंद्र के पास जुड़ने के वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया आर्मी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ना, बड़ी माइटी ब्रिटिश आर्मी को छोड़ के जुड़ना, उसमें भी एक हौसला चाहिए था। सो हम तो उस हौसले वाले माहौल में पैदा हुए हैं, उसमें बड़े हैं, तो डर तो आपके डीएनए में बिल्कुल नहीं था। डीएनए में डर होना नहीं था, कुछ मर मिटने की जज्बा जरूर था डीएनए में। कभी चांस मिले तो करके दिखाएंगे। सर इसी पहलू को अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच करूं, 5 जनरेशन्स, अगर मैं 5 जनरेशन बोलता हूं, आपका खून आपका सपूत भी अब इंडियन आर्मी में एज अ कर्नल सर्व कर रहा है, ये कोई पागलपन है कि पूरी की पूरी पुश्तों ने अपने भारतवर्ष के लिए कर गुजरने का एक जज्बा रखा हुआ है? ये क्या कोई पागलपन की तरह है सर? ये पागलपन ही है, बल्कि पागलपन की शायद ऊपर वाली सीढ़ी है। कुछ पता नहीं होता, आप जब मर जाएंगे तो उससे आपको क्या मिलने वाला है, आगे क्या होगा पता नहीं है। तो पागल आदमी ही कर सकता है। जैसे मैं कई लोगों को बताता हूँ, जब बोलते आर्मी में एक ऐड आती थी, डू यू हैव इट इन यू, वो इट यू है ना, वो पागलपन टाइप ही था। और इस इट की कोई डेफिनेशन नहीं, नो डेफिनेशन। इस तरह ये पागलपन जो है जुनून टाइप है, इस पागलपन की कोई डेफिनेशन नहीं है। बट ये पागलपन पॉजिटिव सेंस में है
देश के लिए मर मिटना पागलपन ही चाहिए, नहीं तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और कितने हैं, तो वो पागलपनी था, उनको पता नहीं था आज़ादी कहाँ मिलेगी। कोई शांतमय तरीके से, कोई सो कॉल्ड वायलेंट तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से गए। तो ये पागलपन, जो जुनून हम कह सकते हैं देश के मर मिटने के लिए, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो हम तो उसी कल्चर में जन्मे थे, उसी में जी रहे हैं, उसी में आगे चले जाएंगे। डर, नो डर, जो डर गया से वो मर गया। देखिए ये एक इमोशनल इम्पेटस है, कितना डीपली रूटेड होता है हमारी एक फौजी लेगेसी में। जो जनरेशन्स पहली, दूसरी, तीसरी, अब 5वीं तक जनरेशन एक ही पर्पस को सर्व कर रही है। आप सभी को ये महसूस करना पड़ेगा कि इनकी जो ब्लड लाइन है उसमें क्या जज्बा पास ऑन होता जा रहा है, जो अब इनका डीएनए बन चुका है। तो डर तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये जज्बा आगे भी बरकरार रहेगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सर, इस चीज़ को और आगे ले जाएं। अब आपकी फैमिली में आपने इनहेरिट करा एक मार्टिर्स का लेगेसी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में आपके पर दादाजी भी 19 साल की एज में जिनको आहुति देनी पड़ी। सर, मैं सर एक चीज़ पे थोड़ा अपनी जनता, अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि एक सिपाही, एक सूबेदार मेजर से वो जर्नी लेके आना एक लेफ्टिनेंट जनरल तक, सर, इससे आप इमोशनली अपनी फैमिली की इथॉस और फैमिली के नाम को जो आपने आज यहाँ पहुँचाया है, इससे आप इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं सर? ये मेरे को मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे हुआ, बिकॉज जब मैं डिप्लोमा किया, पिताजी की माली हालत की वजह से मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था। एम था कि इंजीनियरिंग करेंगे। मेरे दादाजी को OBI मेडल के लिए मुरब्बा मिला लैंड का, जिसको 25 एकड़ होते हैं। वो कहते सारी उम्र तो मैं रहा हूँ, मैं फादर को गंवा दिया, ब्रदर को गंवा दिया, मैं अभी गाँव में आने का चांस मिला है। वो नहीं गए तो मैं उनकी छत्रछाया में मिला हूँ। बस वो कहते थे इधर चले जाना, इधर चले गए। वो पुरानी इथोस, आपने इथोस वर्ड यूज़ किया है। पेरेंट्स का जो शब्द था वो फाइनल था। हमारी हिस्ट्री में भी है, धार्मिक हमारे जो हैं उसमें भी है, बट वो शायद मेरे केस में वो जो फादर का या ग्रैंडफादर का हुक्म था, वो शायद हमें उस रास्ते पे डाल दिया कि हम ऐसी मंजिल पे पहुंच गए जो मैंने भी कभी सोचा नहीं था। पर सर, एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक जाना सर, इमोशनली एक फ़ख्र तो महसूस होता ही होगा सर। हमें पता है, हम कमांडर से रिटायर्ड हुए हैं, तो हमें आपकी जो पोजीशन है वो हम समझ सकते हैं सर, वो आसानी से नहीं मिलती सर। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एक कर गुजरने की एक वो एटीट्यूड रखना पड़ता है, एक फैमिली को का काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। सो आई एम श्योर सर, ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी। तो इमोशनली आई एम श्योर सर, आप इस चीज़ को महसूस तो करते होंगे, जहाँ सिपाही, एक हवलदार, एक सूबेदार मेजर से एक जंप, एक लीप मिली एक लेफ्टिनेंट जनरल की। आपने तो अपनी फैमिली का अलग ही लेगेसी बना दिया सर। ये ऐसा हुआ है कि यू सी माई प्रमोशन वॉज नेवर इन माई माइंड सर, बट वो अर्जुन वाली बात के मछली की आंख दिखाई दे रही है। जब कहीं से कैसा हुक्म मिल गया, शांति टाइम में हो, पीस टाइम में हो या वार टाइम में हो, कि उसको तन मन धन लगा के काम करना है। बिकॉज ये जब भी हमने कोई काम किया, इसको नेशनल ड्यूटी समझ के काम किया सर, तो प्रमोशंस कीप ऑन कमिंग द वे। उसमें भगवान की तो सबसे, परमात्मा की सबसे ज़्यादा आशीर्वाद होता है, बट जो आपके बॉसेज रहे होते हैं, कोई अच्छे कोई माड़े, वो सारा हो जाता है। बट उन सब का गाइडेंस, आपको ट्रेन करना शुरू से, और कैसे ड्यूटी करनी है विदाउट फियर एंड फेवर, तो वो चीज़ें मतलब था। बट आई माई सेल्फ गेट सरप्राइज्ड कि हाउ आई रीच देयर। बड़ी टफ ड्यूटी करनी पड़ी रास्ते में। यू बीइंग जस्ट हम्बल सर। हम्बल व्हाट टू से, बिकॉज आई कांट से आई अचीव्ड। मेरे से ये बहुत मेहनत है सर, ये मेहनत का ही रंग है सर। मेरे से बहुत काबिल मेरे दोस्त, मेरे मित्र थे, बट ये जस्ट बाई चांस। बट ये है कि जैसे ही हम कमीशन हुए, फिर इतनी लड़ाइयाँ आई, टफ सिचुएशंस आई फर्स्ट पोस्टिंग से, बट ये है कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहते कभी कदम डगमगाए नहीं।
कभी कदम नहीं डगमाए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो हुक्म मिल गया उसको अपने से खूब से निभाना है, रिजल्ट इज अप टू द गॉड। सर आपने बीच में अभी नेवी का जिक्र करा, तो इस पहलू को थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी समझाना पड़ेगा सर कि आपने पहले नेवी में डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, तो वहाँ से आपने जो ये इंडियन आर्मी का रुख पकड़ा, इसको आपने कैसे नेविगेट किया सर? देखो अंग्रेजी में बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर मैं हिंदी पंजाबी सारे समझ सकते कि किसी के ऐसे था, थोड़ा किसी ने उसको टांग मारी और सीधी हो गई सर। तो ये मेरे पिताजी की जो माली हालत थी ना, आफ्टर गेटिंग डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद INA, तो ये था कि मैं कॉलेज में ब्राइट तो बहुत था, एम था, इंजीनियरिंग माइंड था कि इंजीनियरिंग करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर। तो फिर मैंने देखा यार उस टाइम इंजीनियरिंग एक तो खर्चा था ज़्यादा, बिल्कुल सर, तो अनएम्प्लॉयमेंट उन दिनों में भी थी, आज तो भी है। देन आज भी है। तो आई मस्ट से कि मेरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मान को, बाबामती नेशनल हाई स्कूल ड्रोली कलां, फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर। तो फिर लगा भी नहीं, जो बचपन में ऐसे कई सपने होते हैं ना, नहीं इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास में ही था एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पंडित जगतराम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिपलावाड़ा, होशियारपुर के एडजेसेंट सर। तो समबडी सेड यार इंजीनियरिंग करनी है ना, उधर करो, बाकी आगे देखा जाएगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, उस डिप्लोमा के बाद जब मेरे ग्रैंडफादर ये था कि मेरे को NDA के लिए अपीयर करना, एग्जाम साइकिल पे जाते थे, वेयर ही हैड ए कार इन 1937 विद हिम, अच्छा, माई ग्रैंडफादर। राइट सर। तो घर आ गए, फिर उन्होंने छोड़ दिया कार को, साइकिल पे चलते रहे, मतलब 30-40 साल रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने यही था, कहते ऑलवेज ही यूज्ड टू टीच मी लिटिल बिट इंग्लिश हियर एंड देयर। कभी NDA के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कभी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कभी मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम, बिकॉज एम वही था कौन सी एंट्री मिले बस घुस जाना है उसमें। तो ही ऑल्सो यूज टू से, जो हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, 1 बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन बुश। कब इंजीनियरिंग होगी, कब अफसर बनेंगे, कहते भूल जाओ। वो एक दिन देखा ऐड उधर आई है, कहते चल भाई जलंधर रिक्रूटिंग ऑफिस। उधर देखा, जब हुई उनकी जितनी वैकेंसी थी, मेरे क्लास फेलो काफ़ी थे, वो नेवी में, हम इकट्ठे ही डिप्लोमा किया था, एज आई सेड, उसमें मैनी ऑफ देम वर ब्राइटर देन मी। आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज फिर कोई समबडी मे बी लेफ्ट आउट। तो हम चले गए और उधर मेरा नाम रिजर्व में, 8 वैकेंसी कितनी थी, हम आई वॉज पॉसिबली 9, तो वट एवर। तो उसमें कोई समबडी बैकड आउट, तो मेरा नाम लग गया। माई ग्रैंडफादर से जो मैसेज आया जी शाम को भेजना है बॉम्बे। हम चले गए, उठाया अपना और उधर जा गए। फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे तो देखा ही नहीं था, उस नेवी में गया, INS कुंजाली बेसिक ट्रेनिंग विच यू नो, एंड दैट थिंग शेप्ड माई लाइफ। INS कुंजाली फॉर 3 मंथ्स मैंने बाहर से पहले ट्राई करते करते एक CDS के थ्रू एक शॉर्ट सर्विस का उन दिनों स्क्रीनिंग होता है, देयर नो एग्जाम, सब एरिया में स्क्रीनिंग हुआ। जो मेरा जलंधर हुआ था, आई वाज रिकमेंडेड फॉर SSB, देन IMA के लिए आई वाज रिकमेंडेड फॉर SSB, और उन 3 महीनों में मेरे को दोनों ही कॉल आ गई फॉर SSB। तो फिर जब वो 3 महीने खत्म हुए, आपने ना उससे बीच में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जब SSB के लिए कॉल आई, पहले तो बड़ी मुश्किल थी कि उस ट्रेनिंग में किसी को छुट्टी मिलना। बिल्कुल सर। मेरे CO थे कमांडर ओम प्रकाश फ्रॉम, आई वोंट माइंड नेमिंग द स्टेट बिकॉज देखो आजकल जो भी चलता है, हरियाणा से थे, बट पीपल वर सरप्राइज्ड। ही कॉल्ड मी ट्वाइस, ये तू कहता चले जाएगा फौज में? मैं कहा सर, कहता इधर क्या है? मैं कहा सर देखो आपको पता है एवरीबॉडी, मैं कहा मेरा बेसिक एम और कहीं था, बट इधर मैं, ही वॉज सो हैप्पी कि आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो जब मैं गया पहली बार SSB शॉर्ट सर्विस में, उसमें होके आ गया। फिर मैं IMA वाला क्वालिफाई किया बेंगलोर से, ये पहला इलाहाबाद में था। उसके आगे में नेचुरली पुराने टाइम में ना COs वगैरह जो फीडबैक रहा, चेक बंदा कहाँ गया, क्या करके, ऐसे तो नहीं जरा घूम फिर के आ गया। देन ही फाउंड आई हैव बीन रिकमेंडेड फॉर बोथ प्लेसेस एंड ही न्यू द लेटर ऑन प्रॉब्लम्स कि नेवी जल्दी छोड़ेगी। उन दिनों ऑर्डर आ गया था कि नेवी से बहुत लोग ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, कम से कम 3-4 साल से। कहते हैं जिन्होंने आपको ट्रेन किया उनको जल्दी छोड़ना नहीं है, अपना एटलीस्ट एक आधी टर्न्योर करवा के छोड़ो शिप पे। तो ही, आई डोंट नो व्हाट ही थॉट अबाउट मी, कहता बेटा अगर आपको कॉल आ गई ना, यू कम टू मी इन माई हाउस, नहीं तो हो जाता है यार ये बड़ा फेवरेट है बंदा, एक कमांडर का, एक रिक्रूट टाइप है। तो आई रिमेंबर द बिल्डिंग, द राज महल, यू ऑल नेवी पीपल नो, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू गेटवे ऑफ इंडिया।
तो ही कम एंड सी मी एट माई हाउस। जब आ गया मैं सर एक कॉल आ गई मेरे को ओटीएस मद्रास की, आई डेंट ज्वाइन परमानेंट कमीशन, उसकी अलग स्टोरी है। वो भी था वन वर्ड इन हैंड इज टू इन बेटर देन टू इन बुश। ही जस्ट रोट ए स्मॉल इनलैंड लेटर फॉर सम डायरेक्टर पर्सन इन द नेवी, पता नहीं क्या क्या लिखा, एंड 7th day आई गॉट माई रिलीफ फ्रॉम द नेवी। That's wonderful, sir. So देखो, नहीं तो मैं नेवी से मेरे बाद में जो Because we signed the bond and there are a lot of administrative बट hassles मेरे that can ऑफिसर come जो in. है दे ऑल्सो केम टू आर्मी, 2 दिन मेरे बहुत ही अच्छे इसी डिप्लोमा के क्लास फेलो, बट दे वर वेरी ब्राइट, बट सम एज फैक्टर में वो कर्नल वगैरह रिटायर होके हम ये बोल सकते हैं कि कमांडर ओम प्रकाश वो खुदा के बंदे थे, वो खुदा के बंदे थे जिन्होंने ये आपको अपॉर्चुनिटी दी। आई टुक माई वाइफ टू द राजमहल बिल्डिंग टू शो के हेयर, मेरे लिए तो पूजन जोग जगह है, इट इज लाइक वर्शिप टू मी। कहाँ है कमांडर साहब, आई कैन ट्रेस हिम। ये आपके मुंह से वर्शिप लग रहा है, मुझे वॉरशिप्स याद आ जाती है मेरी। यस, बिल्कुल एकदम मेरा वॉरशिप से बड़ा कनेक्शन है, आगे बताऊंगा मैं। सर हमारी जो जनता है ना सर, उसको एक्शन हमेशा चाहिए होता है सर। अब आपके 41 साल का एक इलस्ट्रियस करियर रहा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में पढ़ा तो आपका बांग्लादेश के वॉर में योगदान रहा, वहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट किया। फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका IPKF में भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। एंड आई एम श्योर सर हमारा सबसे बड़ा आज तक का पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, कारगिल वॉर सर 1999 का सर, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं रोल रहा है। सर इसको हम बारीकी से आपसे समझना चाहेंगे। Let's start your adventurous or misadventurous journey, if I may call it, from the Bangladesh war onwards. सी इसमें जब मैं नेवी 3 महीने कुंजाली में, 3 महीने INS एंग्रे में, बिकॉज आई वॉज अलॉटेड सम शिप राइट आर्टिफिसर, 3 महीने ट्रेनिंग के, उसके बीच में फिर आई गॉट कॉल कर्सी कमांडर ओम प्रकाश, आई गॉट स्पेयर्ड, आई जॉइंड माई ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास। और नेवी की ट्रेनिंग की वजह से बीइंग ए विलेज बॉय विद नो रिकमेंडेशन फ्रॉम हियर एंड देयर, आई पास्ड आउट 14th इन द मेरिट आउट ऑफ 400 कैडेट्स। मस्ट अप्रिशिएट। आई वाज गुड इन स्टडीज़। टफनेस तो आपको बताई है मैंने, भैंसें चुराते चराते तो वो तो थी ऑटोमेटिक। बट व्हेन वी पास्ड आउट ऑन 15 March 1970, सो वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड माई गुड लक आई वाज पोस्टेड टू नियर नथुला, वेरी एक जलपला पास है। So we were posted there and every day was adventure. कभी स्नो में 10 गाड़ियाँ, 10 बंदे मर गए गाड़ी में। तो ये अगेन इंडियन आर्मी की खासियत है, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी। जैसे मैं नेवी की पहले बात करूँ तो नेवी वाला हूँ। कमांडर मुल्ला आपका ही वेंट डाउन विद द शिप के, जो पहले जा सकते हैं। सी व्हाट ए ट्रेनिंग, शिप से यू जंप आउट द लास्ट, नहीं जंप करते, गो डाउन विद द शिप, बट गो डाउन फाइटिंग। बांग्लादेश वॉर का कोई एक इंसिडेंट जो आपको आज तक याद रहा हो आपका पार्टिसिपेशन में? पहला तो यही था कि सामरा से बात हुई, कहता यार कल कुछ होने वाला है। पता नहीं उसको 6th सेंस कहाँ से आई। तो हमने भी वो देखे, मतलब पर्सनली हमारे ब्रिगेड के साथ तो चल रहे थे, बट पर्सनली कह लो हमारी बैड लक कह लो, हमने उस तरह का इंसिडेंट नहीं देखा, या गुड लक कह लो, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू विद मैनी मोर थिंग्स। दूसरा ये था कि उसमें आई वॉज देयर इन दैट बांग्लादेश, तो बहुत देखी बहादुरी के किस्से लोगों के। इसका जो समरा का था, सामने से बस्ट आया, पहला बर्स्ट उसने इधर ले लिया, ही डिस्ट्रॉयड 1 bunker बिकॉज दैट 2 MMG bunker was stopping the एडवांस ऑफ आवर ट्रूप्स। फिर वो उसने दोबारा एक ऐसे किया, सेकंड बस्ट लगा, ही डिस्ट्रॉयड द बंकर बट ही गॉट इट हियर, देन 2 बार आपको बस्ट लग जाए पेट में, तो उसका बस्ट हमने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में लगाया। फुल एक्शन फॉर द जनरेशंस टू कम के क्या क्या जज्बा था। बट मेरे को एक थोड़ा वो हुआ कि जब वेस्टर्न सेक्टर में भी ऐसे ही धुआंधार लड़ाई चल रही थी, जब देखा बांग्लादेश पूरा काबू में आ गया, तो वी वर टू शिफ्ट टू वेस्टर्न साइड। तो मेरा नंबर फिर लगा, वो ब्रिगेड उधर जाना था, उसके साथ मेरा फिर नंबर लगा। बट उसी रात सीज फायर हो गया, तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि भी देखो वो भी देखना था एक्शन उधर ज़्यादा, इधर टैंक्स वगैरह की लड़ाई जमीनी, इधर भी बहुत वेस्टर्न सेक्टर पे थी, जो अभी रिसेंट वेस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा एक्शन हुआ है। तो उस टाइम बांग्लादेश में एक हमें एयरफोर्स का था याद कि भी एक विंग कमांडर नेब जो कैडेट थे, और कहते जो कैडेट से पास आउट हुए थे,
शॉर्ट क्लोज करके उनको दे अलाउड स्पेशल केस के फ्लाई कर सकते हो। उसने एक साइबर जेट गिरा लिया। देखो एक कैडेट अभी फुल ऑफिसर नहीं बना है, तो इससे भी कोई रोज खबरें नशर होती थी ना हमारे आर्मी नेट पे। तो इस तरह के बड़े बहादुरी के किस्से देखे हैं। तो हम थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। हमें एग्जैक्टली मेरे को शायद उस तरह का कोई ऐसे पोस्ट में बना के नहीं बता सकता, बट मेरा कोई साथी शहीद हो रहे हैं, कोई फटड़ हो रहे हैं, किसी को हम निकाल रहे हैं, कोई लगता है कि वो अभी तो बिल्कुल चले गए, वो चलते चलते भी उन्होंने अपना करके जो आर्मी वाली होती है। लोगों ने पिक्चरों में स्टोरियाँ देखी हैं, बट हमने ऑन दी ग्राउंड ऐसी घटनाएं बिल्कुल एकदम आपने ना बिल्कुल नेल करा सर। जो आपने पिक्चर की बात करी, शायद हम भी नेवी से रिटायर्ड हुए हैं सर। ये स्टोरीज़ हमने भी पिक्चरों के थ्रू देखी हैं सर। जनक मानेकशॉ के बारे में सुना कि जब उन्होंने जिक्र करा था कि बांग्लादेश पे कैसे वो कूच करेंगे और उनको ऊपर से ऑर्डर आया था। मैं नेम नहीं कर रहा सर। सो ये सारी चीज़ें हमें जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पता चलती हैं, वो हमारे बॉलीवुड पिक्चरों से पता चलती हैं, डॉक्यूमेंट्री से पता चलती हैं। पर आपकी ज़ुबानी ना ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक्चुअली वहाँ पे वॉर में बैठे हुए थे सर। आपने अपने कोर्समेट्स के बारे में बताया, देन सामरा सर के बारे में बताया। और इट इज़ नॉट ईजी सर, जब आप अपने कोर्समेट्स को लूज़ कर रहे होते हैं, आपके सामने वो सिचुएशन होती है जहाँ से आपको अपने कोर्समेट्स को उस कंडीशंस में निकालना भी पड़ता है। ये सिर्फ एक फौजी समझ सकता है। इसी में थोड़ा सा बताना शुरू करूँगा कि पहले मेरे बचपन से, एज आई टोल्ड यू, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज़, बट देन आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनसीसी ऑल्सो। उससे पहले मैं 4 साल एनसीसी में किया, 2 साल स्काउटिंग में किया। पर एज आई स्टार्ट पुटिंग ऑन यूनिफॉर्म एट द एज ऑफ 13-14। बट पढ़ाई को कभी निगलेक्ट नहीं होती, चाहे भैंसे चरा रहे थे, चाहे फुटबॉल खेल रहे थे। और अभी मैं एनसीसी में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया रिटायरमेंट के बाद, मैं बच्चों को बोला बेटा पढ़ाई अगर 1 और 1 हो जाएंगे ना, पढ़ाई और स्पोर्ट्स, या पढ़ाई और तभी आप 11 होके सक्सेसफुल होंगे। उसके साथ मेरा बच्चों के लिए दूसरा मैसेज देश के लिए, मैं अब एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पंजाब अपने गवर्नमेंट ने शुरू किया था, होता है अभी रेगुलरली चंडीगढ़ में। पुरानी, बिकॉज फुल फ्लेज वॉर अभी थोड़ा एक्शन लोग अभी धीरे धीरे देख रहे हैं, बट बीच में लल हो गया था, तो उसको रिवाइव करने के लिए वो चलता है हर साल। तो उधर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह थे, उसके साथ जो आरटी फायर देने के लिए वीर चक्र, अभी मैं बता ही दूँ पहले ही, पिटारा खोलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉर्डर पिक्चर। सर बॉर्डर पिक्चर का मेजर कुलदीप सिंह। सर नोबडी नोज मेजर कुलदीप सिंह बाय फेस। सन्नी देओल को आज तक सारे जानते हैं। तो जब मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार वो मैं उसके साथ था, उसका एयर ओपी, आपको पता आरटीओपी ऑफिसर था, सेकंड लेफ्टिनेंट जीएस बाजो। अगेन मेरा प्लाटून सेक्शन टाइप मेरा, वो एक्स एयरफोर्स था। जैसे मैं थोड़ा नेवी में सर्विस करके आया था, वो एयरफोर्स में सर्विस करके आया था सर। तो ही इंट्रोड्यूस में, यार ये ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह है। देखिए मेरे माइंड में भी एकदम नहीं आया कि ये ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह बॉर्डर पिक्चर वाला है। वैसे महावीर चक्र कहता है यार वो बॉर्डर पिक्चर वाला है। तो उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं बच्चों को मैसेज दूं, बेटा जो पिक्चर वाले हीरोज़ हैं ना, उससे निकल के थोड़ा जो रियल हीरोज़ का, एक मैंने सीरीज़ थोड़ा बात करने कहीं शुरू की थी परमवीर चक्र। देखिए आज तक हमारे पास 21 परमवीर चक्र हैं, उनमें तकरीबन 15-16 मेरे आर्मी में आने से पहले थे। बिकॉज 99 में 4 परमवीर चक्र उस टाइम है जो हमारे बिल्कुल सामने हुए हैं। 71 मैंने बता दिया कि 8 तो मेरे ही वीर चक्र थे और परमवीर चक्र नहीं था मेरे कोर्स में। बट उस टाइम एक परमवीर चक्र मेरे से एग्जैक्टली 1 साल छोटा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल आर्मड का। आई एम 14 अक्टूबर 1949 बॉर्न एंड ही वाज 14 अक्टूबर 1950 उसका बर्थ। ये वही खेतरपाल सर हैं जो IMA में जिनका उधर भी है, चंडीगढ़ में वेस्टर्न कमांड में उसके कोर्स में आई थिंक जनरल शायद समथिंग था, उन्होंने भी उसका लगाया। तो मैं जब भी जाता हूँ उसे सैल्यूट करके निकलता हूँ कि मेरे से 1 साल छोटा था। सी स्पिरिट, मैं तो बोलता ना मेरी 1.5 साल सर्विस थी, उसकी शायद 1 साल से कम थी। टैंक में जिसने वो मतलब बहुत स्टोरियाँ कि एक जब पाकिस्तान के कोई जो अपोजिट थे ब्रिगेडियर और इंडिया में आए, ही वांटेड टू मीट हिज फादर, उसको बोला सॉरी योर सन वाज किल्ड विद माय शॉट फ्रॉम द अदर साइड, बट ही सेड आई एम येट टू सी ए बहादुर लाइक हिम। टैंक जल रहा था बट उसे फायर धड़ आ ही जाता था टैंक से।
और ये वही है यूनिट 17 पूना हॉर्स, जिसमें 65 वार में उनके CEO कर्नल A.B. तारापुर, उसको परमवीर चक्र मिला था। तो हर परमवीर चक्र का मैं समझता हूँ बच्चों को स्टोरियों की तरह पढ़ो, ये कार्टून पढ़ने से, इधर उधर पढ़ने से कभी थोड़ा टाइम निकाल के, और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मतलब जैसे पाठ करते हैं ना, हम पूजा करते हैं, आई ट्राई टू गो ओवर दिस परमवीर चक्र 1 by 1 एवरी 2 days 3 days। मतलब आपको ऐसा होता है कि यार हम बाकी जगह देश की सेवा क्यों बाहर भाग रहे हैं, सारे इधर कर रहे हैं, ठीक है अपनी रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है, बट थोड़ा सा देश के लिए भी अगर आर्मी में सर्विस करें। मैं अपनी जब रिटायर हो के आया हूँ, मैं 6 बच्चों को फ़ौज में गाइड कर सका, 3 आर्मी में, 2 नेवी में, बॉय एंड ए गर्ल, एक एयरफोर्स में है। दे आर डूइंग वंडरफुली वेल, और उनको कोई ऐसे नहीं है, बट चांस की गाइड करना चाहिए। और जो परमवीर चक्र की कहानियाँ पढ़ेंगे उनका दिल करेगा कि मैं भी इनका एक पार्ट बन जाऊँ, मेरा भी नाम आए। और कारगिल वगैरह में भी कहानियाँ हैं, आपको पता है सर। कुछ हो रहा है सर यहाँ पे आपकी बातें सुनकर। हाँ। एंड मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि जो सर ने बात बोली कि परमवीर चक्र की ये डॉक्यूमेंट्रीज स्टोरीज़ को आप थोड़ा वक्त निकाल के ज़रूर पढ़िएगा। इस चीज़ से हमें कनेक्ट करना ज़रूरी है भी। देखिए हमने जन्म लिया है इस मातृभूमि में, कुछ हमें भी कर्ज निभाना है। और हमारे सामने साक्षात जो 4th जनरेशन फ़ौज की बैठी है, उसके जो उनके जो स्टोरीज़ हैं, जब वो खुद अपनी ज़ुबानी हमसे शेयर कर रहे हैं, सोचिए इस दुनिया में, इस देश में, इस महान भारतवर्ष में ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं। सर ने परमवीर चक्र की बात करी, महावीर चक्र की बात करी, और कितने अवार्ड्स की बात करी। हर एक अवार्ड के साथ कोई ना कोई एक स्टोरी ज़रूर अटैच होगी, और वो आप सभी को मोटिवेट करेगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते होंगे, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते होंगे। ये चीज़ें पढ़कर आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगा। सर, अब नेक्स्ट पहलू को बात करते हैं। आपने बांग्लादेश वॉर के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया सर। व्हाट अबाउट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका? आपका वहाँ पे क्या योगदान रहा? आप कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व थे? कोई बैटरीज, आपका EME का वहाँ का रोल, आपका कुछ एडवेंचर्स, कुछ इंटेल, समथिंग जो आपको लगता है कि आप हमें अब सीधा श्रीलंका में टेलीपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, दूसरा एक मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा, ये ना कि जिसको अवार्ड मिला है वही लड़े हैं सर, या उन्होंने बहादुरी दिखाया। कई अनसंग हीरोज़ होंगे, किसी ने देखा नहीं होगा। मतलब अगर 114 लोग मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनमें भी होंगे। दूसरा मतलब मेरे को ये डर लगता है किसका नाम लें, किसको छोड़ें, बट देन दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज एंड नोबडी। आपका पॉइंट यहाँ दिल में घर कर गया सर, और इसी बात को मैं आगे बरकरार रखूँगा ऑडियंस के लिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हम ये डॉक्यूमेंट्रीज देख सकें, सुन सकें, जिनके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं। बट जो सर ने पॉइंट बताया अनसंग हीरोज़ का, ये कमांडर विक्टर माई का आप सभी से वादा रहेगा, इन अनसंग हीरोज़ की स्टोरीज़ मैं आप तक आगे आने वाले पॉडकास्ट के एपिसोड्स में ज़रूर लाऊंगा। और उसके लिए हम आगे जाके सपोर्ट आर हीरोज़ के बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे सर। अब आप हमें टेलीपोर्ट करिए सर श्रीलंका के वॉर जोन्स में। श्रीलंका से पहले वो मैं बताया बड़ा देर 62 में, 62 का हम बात कर चुके हैं। इसके बीच में एक टाइम आया था 67, जो मैं थोड़ा, वो भी पहले का ही है सर, मेरे फौज जाने से पहले, बट उस रेजिमेंट के साथ कई, ये नथुला में हुआ सर। ये मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों को वो खोल के देखें। चाइनीज़ को हैबिट पड़ गई थी शायद 62 वाला इंडिया वो इंडिया है। जब उन्होंने कोशिश की हमारी टेरिटरी, वो आमतौर पे आपको पता लगे रहते हैं, ये हमारा है, ये हमने वो जगह देखी जहाँ वो आगे पत्थर रख देंगे, दिस इज़ चाइना। तो उस टाइम उन्होंने किया। नथुला एक स्टोरी है, 67 स्कर्मिश उसको बोल देंगे, बहुत ज़्यादा बिग लड़ाई थी विद नथुला। अगेन मैं बच्चों बोल रहा हूँ, खोल के देखो, हमारे शायद 150 कैजुअलिटी हुई थी, उनका 500 कैजुअलिटी जो रिकॉर्डेड अदर साइड से इन्फॉर्मेशन मिलती है। कभी सोच सकते हैं कि हमारी थोड़ी कैजुअलिटी हो और चाइनीज़ की कितनी कैजुअलिटी हो। और उनको उस टाइम समझ आ गया कि भाई ये वो पुराना इंडिया नहीं है, और उसके बाद उन्हें ज़्यादा ऐसे बड़ा पंगा नहीं लिया। और ठीक है, कभी वो कहीं पे इधर वो पिन प्रिक्स करते रहते हैं। नाउ गोइंग टू योर श्रीलंका।
सर मैं उस टाइम इलाहाबाद में था। एक मतलब कई डिवीज़न आपको, कोई नॉर्थ बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड से, कभी वहाँ से। मैं इलाहाबाद में था एक फाइटिंग डिवीज़न के साथ। तो मेरे बिकॉज आई एम फ्रॉम EME, तो हमारा काम था ग्रुप का मेंटेनेंस और कीपिंग द इक्विपमेंट बैटल रेडी 24/7। कोई उसमें ये होता है किसी फाइटिंग सोल्जर को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े हमारी वजह से। और मैंने तो फाइटिंग यूनिट्स के साथ ही सर्विस किया था, तो मेरे को पता था कि अगर बंदे के पास वेपन नहीं होगा, और दिस एटीट्यूड हेल्प मी अ लॉट इन माय लेटर थिंग्स आल्सो। तो हमें पहले लिमिटेड इंटरवेंशन थी हमारी, उनका थोड़ा एक मध्यस्थता करनी थी बिटवीन LTT एंड श्रीलंकन आर्मीज़। फिर बढ़ता गया जो भी हुआ LTT के साथ ही हमारी थोड़ा शुरू हो गई। तो उस टाइम फिर वी आर ऑर्डर टू मूव मोर ट्रूप्स इन नंबर्स। तो मैं अपने फॉर्मेशन के साथ, अपने यूनिट के साथ, हम अगेन आपका मद्रास पोर्ट से बंदरगाह से हम MV अकबर, आई स्टिल रिमेंबर, पैसेंजर शिप था, उसमें गए ट्रिंकोमली, उधर उतरे। बट एवरी टाइम दे वाज अगेन कि कहीं नीचे से कोई LTT ना कर दे कोई जहाज़ को, काफ़ी कुछ था। वो तो चलो देवा कमांडर्स टू टेक केयर। और ट्रिंकोमली में हम 8-10 दिन रहे, ट्रेनिंग करना कि हाउ टू बी वेयर ऑफ LTT, हाउ टू टॉक अबाउट हाउ टू फेस देम इफ समथिंग। हम रोज़ लेक्चर होता था, बट ये इकट्ठे भी नहीं होते, पता नहीं पास में कोई घूम रहा होगा, कोई कर देगा। तो यानी जब हम गए तो पता नहीं, इट वाज नॉट ए डिक्लेयर्ड वॉर ना, तो पता नहीं कहाँ कोई माइंड्स बांधेंगे। मेरा जहाँ तक नॉलेज है, जो IED वगैरह शुरू हुआ ना, इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, उन्होंने बहुत कोई एक्सपर्ट हो इस पर, तो आई स्टैंड करेक्टेड। बट जहाँ तक मेरा है कि उन्होंने बैरल्स भर के उसके उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे, विच रोड पे लगा के दबा दिया, तो बड़ा ब्लास्ट हो जाए, बहुत कुछ हुआ। तो हमें उन चीज़ों के लिए ट्रेन किया, पहले ट्रिंकोमली पे 7-8 दिन ट्रेनिंग किया गया। तो उधर से हम फिर चल पड़े ववूनिया, विच वाज द मेन प्लेस ऑफ प्रभाकरन, जो हेड ऑफ LTT था, रियल कॉन्फ्लिक्ट। तो आई वाज उसी वर्कशॉप। तो उधर रास्ते में एक हमारी लाइट नहीं जला के चलना, न्यू एरिया फॉर अस। कोई ज़्यादा अगर मैप पढ़ तो तब पाएंगे ना, लाइट जगना अलाउड होगा। तो हमारे CO साहब बोलते, सब मेरे CO जो थे, वेरी माई रिस्पेक्टेड, हु गाइडेड मी ऑल द वे, आई वाज हिज OC वर्कशॉप मेजर। 2 IC साहब हमारे और कहीं ड्यूटी कर रहे थे, वो जाके आगे ऐसे होता ना कि और जगह में चले, गुम हो गए। तो हमारा था भी कहीं ऐसा हो जाए एकदम डिप्लॉय करके, क्योंकि LTT को पता ये खड़ी है कार्रवाई, तो आगे धड़ करके थोड़ा सा कर निकल जाएंगे। तो उनका हम करते करते हुए CO साहब को वापस लाए। फिर हम ववूनिया गए, और एक रास्ते में अंधेरे की वजह से हमारी गाड़ी एक कलवर्ट के ऊपर, वो बिन लॉरी बोलते हैं जिसमें हमारा स्पेयर्स होते हैं, वर्कशॉप हैवी बहुत होती है, तो कलवर्ट गेव वे, तो थोड़ा उसको साइड में हो गया, पूरी नहीं गई उसके अंदर। हम 4 बजे उसको लेके आए, गाड़ी को रिकवर करके, पहले खाना खिलाया लोगों को, हम ये वो 2-4 बंदे इधर उधर प्रोटेक्शन के लिए खड़े। जब हम वापस आए, मेरे CO थे कर्नल PP आगव, हु वाज विद मी इन लिम्ब सेंटर पूना ऑल्सो। वो तो एक लिम्ब सेंटर की कहानी है। तो वो ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे, जब हम आए धीरे धीरे भी CO कहते, सर CO साहब जाग रहे हैं। तो हमने ऐसे गए, मैं कहा सर आई हैव कम। फिर तो वो शुरू हुआ गाली गलोच, चलो तुम, हमने सोचा मर गए। कहता मैं तुम्हारी, तीनों ही मैरिड थे हम, एक लेफ्टिनेंट था वो भी SL ऑफिसर, ही इज ऑल्सो मैरिड, कैप्टन साहब वाज ऑल्सो मैरिड। तो कहता साला मैं तुम्हारी बीवियों को क्या जवाब देता, तुम मर जाते हैं, किस बड़ी बंदे के अंडर तुम सर्विस कर रहे थे। रीज़न को इतना LTT इन्फेक्टेड एरिया था कि जो डिव हेडक्वार्टर में हमारे CO जाके कॉन्फ्रेंस के लिए आते चले, ट्री के इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैटल कमांडर, जो GOC वगैरह होते हैं, तो बताया गया कोई गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी विदाउट इन्फेंट्री एस्कॉर्ट, दैट इज MMG, एंड एक गाड़ी आगे एक पीछे, इस तरह। तो हम अपने ही चल दिए। बट अगेन एवरीवेयर गॉड कम्स, हम सारे सेफ एंड साउंड आ गए। बट इट वॉज अ बिग लेसन ऑल्सो, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट। एक बार बच के ये नहीं है, हमें पता है श्रीलंका में कितनी कैजुअलिटी हुई। फिर आई गॉट ए चांस टू डू good things there, and I again say awards are not everything, but you may have done something wonder, because I was एक जगह हमारा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कहीं लैंड कर, trying to service the troops who were isolatedly, एक जगह, ये भी श्रीलंका की बात है। हमने उधर ये भी देखा श्रीलंका में कि एक हमारा टैंक जहाँ एयर में कोई थी, ये आर्मर्ड व्हीकल,
ऑलमोस्ट 15-20 फुट ऊपर गई जब वो ब्लास्ट हुआ नीचे। तो जो हेलीकॉप्टर एक लैंड करते हैं, वो ट्राइंग टू सर्विस द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड एल्सवेयर एज ए स्टैंड अलोन इन्फेंट्री यूनिट। तो उधर बहुत बड़ा उनका कैंप था, श्रीलंकन आर्मी का भी, एलटीटी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मुलाइतेवु लोग जाते हैं आजकल घूमने फिरने, कभी कोई श्रीलंका जाए, सर्च फॉर दैट प्लेस, वेरी गुड बीच। उस टाइम बीच का कहाँ होता है, बट जब आप आते भी यार हमने देखा है भाई, वैसे तो शायद कभी इस हेलीकॉप्टर की क्या कहानी थी सर? वो जब लैंड कर रहा था ऊपर से, उनको राशन वाशन देना है, तो समहाउ व्हाटएवर जजमेंट और समथिंग, वो साइड को टिल्ट हो गया, उसका रोटर टूट गया, तो उधर इट वाज बिकेम नॉन फंक्शनल। ओके। तो एयर क्रू वगैरह ये कर के उनको ला के दूसरा हेलीकॉप्टर आया, ले गया। बट प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द अथॉरिटीज कि कहीं एलटीटी ने देख लिया और सीधा कहेंगे हमने मार गिराया। अच्छा। सो उसको निकालना था, उधर जाना बाई रोड वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। बड़ी मुश्किल हो रही थी। इवन पीपल फाइंडिंग वॉलंटियर्स के हाउ टू कट इट, हाउ टू डू इट, हाउ टू ब्रिंग इट बैक। तो एज आई टोल्ड, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज वॉलंटियर। आर्मी बोलते हैं नेवर वॉलंटियर, बेसिक यू मस्ट हैव सेड। यस। बट देन आई एम फ्रॉम ईएमई, हमारा साइन है ईगल, सर बैटल कोड वर्ड है ईगल, राइट। बट आई वाज वन ऑफ दोस वेयर द ईगल्स डेयर। मैं कहा भाई जो कहीं नहीं, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू कभी कभी ये होता है मेरे को, मैं कैसे करता रहा है ये सर। ये सब था मेरी ट्रेनिंग, ओटीएस में ट्रेनिंग, नेवी में ट्रेनिंग। तो आप घुस गए उस चीज में फिर? या मैं सी यू अगेन यार, वो कैसे करें विद, हमने प्लान विद माई स्पाइस, हमारे इन्फेंट्री के हों किसी भी, बिकॉज मैं सारी यूनिटों के साथ सर्विस किया है। आरटी रेजिमेंट में माई सेकंड सर्विस 38 मीटर रेंज वी कॉल गॉड जोन, वो अभी है। मैं अभी देखो, आई वॉज देयर विद देम 73 to 75। टुडे 50 years later आई एम स्टिल, दे कॉल मी फॉर द रेजिंग डे। जो हमारे उस टाइम यंगस्टर थे मेरे साथ वाले, वो कमांड करके चले गए। और उसी के एक मेजर झा है, उनकी लड़की, मैं जब डीजी को था, आई थिंक दैट टाइम कल झा वाज कमांडिंग द रेजिमेंट। मैं हिस्ट्री ना, मतलब इतना कुछ है दिमाग में, घूम फिर के इधर तो मैं श्रीलंका पीछे। बट वो बेटी मतलब हिस्ट्री है कि वो कमीशन हुई है उसी रेजिमेंट में। शी इज़ ए लेडी ऑफिसर, फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन द फाइटिंग आर्म्स। एनीवे देन मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जवान, जेसीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, दे आर नोन फॉर ए कोहेसिव वर्कनेस बिटवीन ऑफिसर्स, तब ये जेसीओज और जवान। जब ये इंसिडेंट्स हुए थे तब आर्मी के साथ साथ और भी फोर्सेस वहाँ पे थी, एयरफोर्स एंड नेवी। एयरफोर्स का ही चॉपर आपने बताया ये एयरफोर्स का था, बिकॉज दे वर फ्लाइंग हियर एंड देयर। जाफना एयरपोर्ट था, ट्रिंकोमली था, और जहाँ बबूनिया में थे। So you were able to recover the entire crew? Recover गए, but it was a very adventurous thing. Because the firing जो, मतलब आप नॉर्मल रोड से जा नहीं सकते, कोई जंगलों के रूट से गए होंगे, बड़ा प्लानिंग करना पड़ा बैठ के मेरे ट्रेड्समैन के साथ, जेसीओ साहब विद द सीओस गाइडेंस। भाई हमें उधर गैस सिलेंडर कटिंग के लिए ले जाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सेट ले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके जनरेट कहाँ से। और उसके साथ साथ एलटीटी का वहाँ पे एक दबदबा भी था, कंटिन्यूस फायर चल रहा था जी। राइट। अच्छा, कंटिन्यूस फायरिंग चल रही है, और उस जोन में, उस एक्सप्लोजन जोन में आपको ये सब ये करना पड़ा, ऑपरेशन करना था। बट एज इट इज दे वर इन्फेंट्री बटालियन क्लोज बाई, बट दे कैन प्रोटेक्ट अस, बट जो उधर का फायर आ रहा उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो उससे एडवेंचर सिचुएशन थी, बड़ा मजा आता था करके। एयरफोर्स की टीम आई, टेक्निकल टीम हैदराबाद से। तो बट देन वी वर अल्टीमेटली गॉड्स ग्रेस वी यूज्ड टू कंप्लीट द मिशन कंप्लीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम उस टाइम, आई थिंक दिस इज वेरी सैटिस्फैक्टरी ऑल्सो सर, जब एक मिशन हम अकम्प्लिश करते हैं, वी कॉल आवरसेल्फ एज विक्टोरियस। तो उसके बाद जो हम उस एडवेंचर को एक अलग रुख से देखते हैं, उस समय जो गुजर रही होती है उसका एक अलग ही मंजर होता है सर। बट जब वो सब एडवेंचर ख़त्म हो जाता है, सब सेफली हम बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ, अपने उन अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने दोस्त, अपने यार, अपने ट्रेड्समैन की बात करी, अपने फोरमैन्स की बात करी, अपने जवानों की बात करी, अपने ऑफिसर्स की बात करी, तो एक अलग मंजर बन जाता है सर। सर 1999 का सर, द मच टॉक अबाउट कारगिल वॉर, उसके समय आपका कुछ योगदान रहा, और अगर रहा तो वो किस टाइप का एनवायरनमेंट था? मैं चाहूँगा सर आप बताएं हमारे ऑडियंस को भी सर, कि पहले भी मैंने अपने एक पॉडकास्ट में कारगिल वॉर के बारे में बात करी, बट कई बार जब एक गेस्ट आता है सर, हर एक गेस्ट की एक अलग स्टोरी होती है, जिसको मैं अनटोल्ड स्टोरी कहता हूँ। कारगिल वॉर के टाइम में सर,
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था सर, आपकी ज़ुबानी सर? सी, जब कारगिल का हुआ, आई वाज पोस्टेड इन कानपुर एज सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर विद द स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। राइट सर। यू सी, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जी स्मॉल आर्म्स हैं, एवरीबॉडीज वेपन सर, चाहे वो इन्फेंट्री हो चाहे आर्मर्ड हो, बट जो उस टाइम पॉसिबली ये इन्फेंट्री की लड़ाई ज़्यादा थी, नॉट अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ दो बोफर्स गन और सम टैंक गन्स, यू नो, हुआ टू न्यूट्रलाइज सम बिग टारगेट्स। सर, उस टाइम चैलेंज ये हुआ, हमारा नया नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वेपन्स का, सर। दैट वे वी कॉल्ड इंसास, जो DRDO ने ये कर करके आर्मी के साथ ट्रायल्स हुआ। मैंने भी सर बहुत फायरिंग करी है इंसास से। तो Yes, sir. बट उस आपने फायरिंग करी है ना, बट मेरे को फायरिंग झेलनी पड़ी जो किसी और के एक्सेप्ट कर लिया वेपन। सर, आई एम नॉट, यू नो, ऐसे ही होता है। सर, पहला काम बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। जब कोई घर बन गया, हम कह यार ये नींव अच्छी नहीं रखी है, दैट इज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट वे, Sir. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंज व्हिच हैड कम। सर, इन सच मींस इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट थी कि एक ही टाइप का एमिनेशन 2-3 टाइप के वेपन्स में हो। इट गॉट अप्रूव्ड फॉर राइफल एंड LMG, MMG के लिए नहीं हो सका। छोटी गोली थी, मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स द ट्रूप्स आर नॉट वेरी हैप्पी कि यार इससे तो बंदा मरता ही नहीं है। जो एक्सपर्ट भी सुन रहे हो, मैं तो ग्राउंड मैन हूँ, मैं जाके उसके देखता रहा हूँ, बिकॉज फीडबैक वॉज वेरी बैड। राइट। सारे वेपन मेरे पास कानपुर में आ रहे थे रिपेयर के लिए, तो मेरे को और भी बहुत कुछ करना पड़ा, उसमें बहुत चैलेंज थे। आई विल और फॉरवर्ड। जब वॉर जोन में होते हैं तो चैलेंजेस अगर नहीं, नॉर्मल मेरा हो और बढ़ जाते हैं, बिकॉज सिटिंग टाइम लिमिटेशन बहुत हो जाती है सर। मेरा सिटिंग इन कानपुर चैलेंज वाज मच मोर। सर, वो लोग जैसे कहते हैं ना, चलता चलता रुकता। लड़ाई में तो द मोस्ट डेंजरस थिंग। सर, अगर मेरा, तभी मैं उस टाइम वेपन्स के भी लेता था कि आई ऑलवेज थॉट सोल्जर इज माई गॉड। और सेकंड थिंग वाज कि सोल्जर के खिलाफ वेपन दे दिया, डंडा तो मेरा, ये मेरे इस तरह की उस टाइम थे मोटिवेशन लोगों को बताना कि ये वेपन की क्वालिटी मेंटेन करो। डंडा आप लड़ाई में फेंक सकते हो, वेपन नहीं फेंक सकते, उसका तो जब पीस होगा फिर अकाउंटिंग होनी है। बट इतने डिफेक्ट के साथ वो वेपन आ रहे थे कानपुर में, बट माई सिविलियन यू नो एम्प्लॉयज़, माई अदर एम्प्लॉयज़, मेरे पास ऑफिसर थे, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर सिविलियन, दे रोज टू द ओकेजन, वर्किंग डे एंड नाइट। तो हम उसको रिपेयर वगैरह करके भेज रहे थे। एकदम डिमांड आ गई एंड इट रियली फ्लेयर्ड अप इनटू अ वेरी, इवन दो लोकलाइज्ड, बट वन ऑफ द टफेस्ट ऑपरेशंस इन द, हमारे बंदों को रॉक्स पे चढ़ना पड़ा, जो बिल्कुल सर बहुत बड़ी आयरनी है सर। अब तो आज हम ऑपरेशन सिंदूर में बैठे हैं, ये पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान का हर बार कुछ ना कुछ क्या रुख होता है और हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस बार तो एक अलग ही लेवल चला गया था जब उन बेकसूर 26 टूरिस्ट्स को मारा भी गया सर, और किस तरह नाम पूछ कर मारा गया सर। वेरी बैड, यस। बट सर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के ये जो चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन की बात करी, आप हमें वॉर जोन में आपने हमें टेलीपोर्ट करा। आई थिंक सर हमारी ऑडियंस इस चीज़ से कनेक्ट कर सकेगी कि एक 4th जनरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस का एक लेफ्टिनेंट जनरल, उसके यू नो उसकी जर्नी में जो चैलेंजेस रहे, चाहे वो बांग्लादेश वॉर रहा, चाहे वो श्रीलंका का सो कॉल्ड पीस कीपिंग फोर्स, बट हमारा तो पीस कहीं ना कहीं खोआ होता है। हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर कैसे आगे वॉर जोन्स में जाते हैं, बैटल फील्ड्स में जाते हैं। और कारगिल का तो एक रुख अलग ही था सर, वो एक अलग ही मंजर था। हवा का रुख ही बिल्कुल अलग था। जो चैलेंजेस आपने फेस करेंगे, मैं इसको जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कर सकता हूँ कि और आप कितनी बारीकी से आपने बताया जो इंसास के बारे में। मेरे को तो आज ये पहली बार पता चला कि इंसास इज़ एक्चुअली अ प्रोजेक्ट। या इट वाज, यस। इट इज़ अ राइफल एंड ऑफ वेरिएंसेस। मुझे तो लगता था इंसान बस एक गन है, दैट्स सॉर्टेड। आज आपने मुझे पहली बार मुझे उसकी फुल फॉर्म पता चली है सर। सो थैंक्स टू योर सर, मतलब नॉलेज। उसमें था ना, जैसे क्रॉस फायर में पकड़े जाते हैं सर। आर्मी वांटेड द बेस्ट वेपन बिकॉज इट इज न्यू कॉन्सेप्ट, वेल डिजाइंड, नो डाउट, बट कई बार हो जाता ना, यू over design the thing which may not be feasible to manufacture, but anyway ordnance factory was doing their best to do it, but एक जो बनाने में बंदा बेस्ट करता है, but जब it comes to quality assurance, sir, I have to assure the expectations of the user
लीविंग से मैन्युफैक्चरिंग प्लान, लीविंग से सर ये हमारी ऑडियंस को भी समझना होगा कि आज हमारे जैसे मरीन कमांडोज MP5 से आज हम X95 की असॉल्ट राइफल्स तक पहुंच चुके हैं सर, और मैंने भी ये सारी राइफल्स फायर करी हैं। अब एक चीज़ जो हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं और एक चीज़ हम बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है। बट सर हम जो बना रहे हैं, हमारा इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए जब हम सो कॉल्ड इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं कि हमारे जवान के हाथ में जो चीज़ जाए वो बिल्कुल सही जाए, सेफ जाए, और जिस चीज़ के लिए वो बनी है सर वो अपना एक्शन पूरी तरह से निभाए। यू आर राइट, बिकॉज जो इंडिया में बनाना मेरा यही होता था कि मैन्युफैक्चरिंग हो या क्वालिटी से डंडा मारो, बट माई एम वाज कि हमें ये अपना वेपन जो है इसको सक्सेसफुल करना। करेक्ट सर। उसमें कई लोग नाराज होते हैं, मैं कहा नहीं वेपन यही होगा, तो मैंने 1-1.5 साल के लिए प्रोडक्शन बंद कर दी विद आर्मी, बिकॉज ऑर्डर हैज टू कम फ्रॉम आर्मी। तो बिकॉज उनसे डंडा पड़ता था, ये है, इसका पीछे ऑयल आ रहा है, छींटे पड़ रहे हैं, कभी उसके एजेस वो हैं, कभी ये बैनेट ठीक नहीं है। आई थिंक इट टेक्स करेज सर टू टेक अ स्टैंड। मेरे को आई हैड अ वेरी टफ टाइम, डिटर रहना बिल्कुल एकदम। बट अल्टीमेटली यू विल फाइंड फ्रॉम देयर आई वेंट एज कंट्रोलर स्मॉल आर्म्स इन ईशापुर। Where all small arms weapons of Indian Army, Navy, Air Force, BSF, CRPF, I was controlling all the, including the single barrel revolver, which is a civil weapon. Sir. But then कई बार होता है ना unmindful, मेरे को नहीं पता, but then people found me fit for awarding VSM विशिष्ट सेवा मेडल। अरे सर आपने विशिष्ट सेवा मेडल की बात करी तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 2006 में सर को ये 2007 में, हाँ, January 26 January 2007 it was awarded, and it was awarded also for the kind of innovation that you brought in the defense equipment. Improvements, then convincing the troops, उनकी feedback लेके. In fact, I'll tell you, there are many today generals who are retired or they were commanding officers that time. Sir, I wrote I dedicated my award to my PA. I wrote 2500 DOs, demi-official letters, sir, to any unit all भाई इसकी मेरे को फीडबैक दो, क्या प्रॉब्लम को, जब तक फिर कारगिल खत्म हो चुकी थी। कारगिल खत्म हुआ डजंट मीन के प्रॉब्लम हैज स्टॉप्ड, देन इट वाज द टाइम टू स्टार्ट कि इसमें जो लेसन मिला इसको कैसे करना है। तो उसकी वजह से था कि बहुत मेहनत जाती है बट मेहनत का फल मिलता है। अगेन एवरीबडी डजंट गेट अवार्ड, देयर वर पीपल अराउंड मी हु आर वर्किंग फॉर दिस, बट समटाइम्स यू आर लकी टू get the award and others are just, they also serve who stand and wait. Correct sir. The so called unsung heroes. Unsung heroes, I am always for unsung heroes. सर आपने अवार्ड की बात करी तो मैं इस अवार्ड के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। एक अवार्ड आपको और भी मिला था सर, आपने एक स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई थी सर, जिसकी वजह से आपको लालसी वर्मन अवार्ड मिला था, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट IETE, that is Institution of Electronics and Telecommunications का लैब का। इसके बारे में सर थोड़ा आप हमारी जनता को बताइए सर प्लीज़। मैं ये बताऊँ कि उस टाइम भी था कि जो बना रहे हैं बेल वाले सर, वो रडार बनाते थे, वो एक गाड़ी में माउंटेड होता है, तो एक हमारी कई टेस्टिंग होती है, छोटे एमिनेशन, कहीं ड्रॉप टेस्ट, कहीं टेम्परेचर टेस्ट। इसमें भी वेदर कंडीशन, दिस रडार कुड बी प्लेस्ड इन राजस्थान, दिस रडार कुड बी प्लेस्ड इन लेह, तो वेदर टेस्टिंग होती है और उसमें कभी पानी से शावर करो तो पानी डालना, ठंडा पानी डालना, तो उधर बेल ने बड़ा बढ़िया बनाया with my quality assurance people involved, again down people, but बिकॉज मैं बेंगलोर में था एक डायरेक्टर डी का, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मैं उस टाइम टेक्निकल नहीं था पार्ट, आई वाज ओनली टीचिंग क्वालिटी दैट टाइम, बट जो बेल का ऑफिसर था एक, ही वाज द सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस कर्नल रीन हु रिटायर्ड एज DG रिसेंटली, जनरल रीन, तो वो करते मेरे को इन्वॉल्व रखते थे। तो देखते देखते व्हेन आई बिकेम DG उनको हम बताते रहते, यार ये अकेले इक्विपमेंट करना, कुछ ऐसा बनाओ कि गाड़ी अंदर आए, जैसे आजकल ड्राइव इन हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो मैं गाड़ी आए और चला जाए। तो वो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और हमारे एक्चुअली PSUs है ना, थोड़ा सा अगेन थोड़ा करना पड़ता है, बट देन दे कम अप टू द एक्सपेक्टेशन। वो उधर एक फैसिलिटी बनाई, द व्हीकल बी इट रडार बी इट एनीथिंग जस्ट वॉक्स इन, वो हमारा वेदर टेस्टिंग के लिए पानी गिरा कुछ वो करके फिर बाहर निकल जाए, प्लस मैनी अदर इनोवेशन। आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू बी इनोवेट करना है। EME का एक आइडिया है इनोवेशन, बट इनोवेशन मॉडिफिकेशन दे शुड बी फॉर द गुड, सो दैट वंस यू फेस सम प्रॉब्लम
you should not face the same problem in the field. आई थिंक काफ़ी बड़ा योगदान होता है सर ये जो हम सो कॉल्ड मिलिट्री स्टैंडर्ड्स में एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशंस और अदर कंडीशंस को मॉनिटर like करते हैं. BDL again I was posted, you know, when I was ADGQ armament सर और DGQA, सर ये मिसाइल वगैरह जो BDL में उधर भी हमारे ऑफिसर पोस्टेड होते थे. बट ये वेरी टफ जॉब एंड इट्स वेरी टफ, यू नो, सप्लाइंग द बेस्ट इक्विपमेंट टू द यूजर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर को, यू नो, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर, यू नो, डिफिकल्ट थिंग. बट व्हेन यू टेल देम कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट करोगे, you know, you will produce, your demand will be more like BrahMos is one example. करेक्ट. आई थिंक सर ये जो डिफेंस एक्सपोज होते हैं, आई थिंक हमारे यूथ को भी इन डिफेंस एक्सपोज में जाना चाहिए. काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वहाँ जाके पता चलता है. और अब तो सर ये जिस स्तर पे हो रहे हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स आते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, आई थिंक बहुत कुछ शोकेस होता है सर. बिल्कुल. उसमें क्या है ना, आजकल बड़ी अच्छी बात है कि IITs के, कॉलेजेस के लोग, यू नो, इन्वॉल्व होते हैं. एंड इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज इन ए फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज व्हिच बिकेम ए यूनिवर्सिटी. हमने उसको सॉर्ट ऑफ बाबा जी की डिज़ायर से हमने उसको कंप्लीट किया. माई एम वाज यूज्ड टू कि भाई बच्चों को मैक्सिमम उधर ले जाना. आई यूज्ड टू गो टू DRDO कॉन्फ्रेंस एज ए रिटायर्ड ऑफिसर. ये आप अपना री-रिटायरमेंट बोल रहे हैं जब आपने डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला खिताब मतलब वो चेयर संभाली थी. बिकॉज यू मेंशन ना बच्चों के लिए, आई यूज्ड टू टेक देम कहीं भी एग्जीबिशन वगैरह, भाई अच्छा पिकअप करो सर, आप क्या इसमें कर सकते हो. इन्हीं बच्चों ने कल को इंजीनियर साइंटिस्ट बनना. यू नो, अगर ये एक मन में आ जाएगा मैं ये करना है, आजकल वो कई कुछ चलता है स्टार्टअप वगैरह, बट एक बार बच्चों को उस लाइन में डाल देंगे, इंडियन ब्रेन्स आर द बेस्ट ब्रेन्स. अगर हम उनको थोड़ा करके कहीं इंडिया में काम करने के लिए, यू नो, एनकरेज करें, दे प्रोड्यूस वंडर्स. फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ माई ऑडियंस, सर ने री-रिटायरमेंट दैट इज़ 2009 के बाद संत बाबा भाग सिंह एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में एज अ डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी ज्वाइन करा था. एंड सर बहुत ही रेगुलरली NCC स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको उनके साथ बातचीत करते हैं एंड आई थिंक उनको बहुत मोटिवेट भी करते हैं. अब ये जो सिलसिला सर ने री-रिटायरमेंट के साथ स्टार्ट करा, इसके बाद सर अब जुड़ गए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अब मैं देने चाह रहा हूँ हमारी जनता को. समथिंग कॉल एज सपोर्ट आवर हीरोज़. सपोर्ट आवर हीरोज़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में जुड़ा रहूँगा. इसके बारे में मैं सर की ज़ुबानी ज़्यादा सुनना चाहूँगा और आप लोगों को सुनवाना चाहूँगा. आई थिंक 2019 में सर ने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी एंड ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑल्सो. एंड सर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या डिफेंस पर्सनल की फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हम छोटा मोटा अगर हम कुछ भी कर सकें तो वो हम करें. मेरे आगे आने वाले पॉडकास्ट की ऐसे कई एपिसोड की स्टोरीज़ में आपको बहुत ही चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी ना सुना हो. सपोर्ट आवर हीरोज़ इन्हीं स्टोरीज़ के साथ जुड़ते हैं और मेरे से ज़्यादा सर अगर इस बारे में कुछ बताएं. सर आप कैसे इसके साथ जुड़े और आप सपोर्ट आवर हीरोज़ को क्या मानते हैं अब आगे आने वाले रोड मैप में जितनी ज़िंदगी आपकी बची है सर? ये हमारे एक पंजाबी में है कि जब भगवान आपको देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है. जो कुछ देना तो इधर से भी आ जाएगा. तो मेरी गुड लक समझो, हम जाते थे, एक जंतर मंतर में चलती थी एक 1 रैंक 1 पेंशन वाली OROP. उधर एक यंगस्टर था गौरव शुक्ला. उस टाइम मैं नहीं जानता. जब उसने देखे मेरे विचार ना, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं थी, बट जो उसमें जिनको मदद चाहिए तो ये भी एक वेलफेयर पॉइंट ही था. तो हम उधर जाते थे, अपने होशियारपुर से हम अपने ग्रुप को लेके आते थे विद मैनी ग्रुप्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. तो उधर एक बंदे ने मेरे को मिला, सर ये ऐसा कि सर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हम कायम कर लिया है या करना चाहते हैं, आप जुड़ेंगे उसके साथ. मैंने कहा भाई नेकी और पूछ कहते भी कोई अच्छा काम हो तो उसमें क्या ज़रूरत है. कोई मतलब केस, मतलब जैसे डिफेंस फैमिलीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या रिटायरमेंट के बाद? हाँ, या मेनली है कि जिनको पेंशन वगैरह नहीं मिलती. सर फिर सबको ये डाउट होता है ये कैसे होता है. बड़े सीनियर ऑफिसर ने भी हमें पूछा है, भाई आप कैसे कहते हैं पेंशन नहीं मिलती.
फिर उनको बताना पड़ा, देखो भाई अगर सर्टिफिकेट 10th का लेना है तो आपको मिनिमम 33% तो मार्क्स चाहिए। तो इसी तरह इन्फेंट्री वगैरह में आर्मी में जो लोअर रैंक्स हैं उनको 15 साल सर्विस करनी पड़ती है। करेक्ट सर। दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग सर्विस। ट्रू। अगर ऑफिसर को पेंशन लेनी है इट इज 20 years। राइट सर। सो एंड सो ऑन। तो हो सकता है अलग अलग एयरफोर्स नेवी में जो भी हैं, बट उधर जब लोग किसी घरेलू कारणों से पेंशन नहीं ले सके, छोड़ के आ गए, कई माइंड में और भी होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा मजबूरी वाले केस थे। किसी के पेरेंट्स को नोबडी वाज देयर टू लुक आफ्टर, वो रह गया घर में ही, उधर अपना लड़ाई लड़ी है 65-71, बट उसके बाद छुट्टी आई, घर में इतनी प्रॉब्लम थी वो जा नहीं सके वापस। वी लीव साइड के वो इंडिसिप्लिन किए तो कुछ है, हमें ये कि अभी क्या हालत है, इसने 65-71 की लड़ाई लड़ी है या इवन 62 वाले भी हैं। इन्होंने वेरिफिकेशन और गाइडेंस के लिए गौरव शुक्ला और रणजीत शुक्ला ने हमें लिया है। वी वर लकी, मी एंड एक आपके हमारे थे विंग कमांडर नेब वीर चक्रा बार सर, एक कर्नल शर्मा है आर्मी के वेरी सीनियर 63 कमीशन है, मीन्स मेरे से भी 7 साल सीनियर हैं। एक और कर्नल सौरभ जैन जुड़े हैं अभी, जो हमें कम से कम अभी 300 बंदों को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं वेरियस वेज। 300 लोगों। हाँ, तो उससे ज़्यादा हम देखते रहते हैं। कुछ पंजाब में भी थे, इनको क्या हुआ जब मेरे को पहले पकड़ लिया, दे आर गुड लाइक टास्क मास्टर टू यंगस्टर्स, दे अलॉट अस टास्क टू द एल्डरलीज, बूढ़े लोगों को ये टास्क देते हैं। तो वहाँ से टोल्ड में 2-3 केस थे पंजाब में, सर ये वेरीफाई करके बताओ। सो वेरी ट्रेजिक केसेस, लाइक जो पंजाब में एक केस था, बंदा वो आज से 30 साल पहले रिटायर होके आया, उसका बेटा कहीं दुबई में था, उसकी किडनियाँ फेल हो गई, वो ESH डिपेंडेंट नहीं है, मैरिड है, नो डिपेंडेंस फ्रॉम आर्मी साइड, बट हिज फादर हु इज द मोस्ट ट्रबल्ड पर्सन नाउ के आर्मी में सर्विस किया और कोई नौकरी नहीं की, ही वाज हैप्पीली आफ्टर फाइटिंग वार ही इज एट होम। तो ऐसे ऐसे केसेस को तो एक से एक बढ़कर केस है। तो मतलब ये जो आपने 300 केसेस या 300 फैमिलीज का जिक्र करा, तो सपोर्ट और हीरोज़ का यही रोल रहता है कि हमारे जो वेटरन्स हैं, अगर वो पूरी सर्विस करके रिटायर हुए या नहीं हुए, उनके केसेस को वेरीफाई करके उनकी जो मदद कर सकें वो मदद करें। पेंशन वाला ऐसे है ना, फिर लोग यार पेंशन तो बड़ी अच्छी मिल रही है, बट वो आज वाले पेंशन वाले केस नहीं है, जनरली पुराने वाले हैं, जब बहुत थोड़ी मीगर पेंशन मिलती थी। करेक्ट। और ऑर्डर्स थे, जब हस्बैंड की डेथ हो गई पेंशन 50%, खर्चा बढ़ गया 400%। आपने गौरव शुक्ला का जिक्र करा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं गौरव के साथ जुड़ सकूं। और उसी की बदौलत मैं आपसे, बिकॉज यू मेट हिम इन देहरादून, सर गौरव टोल्ड मी कि सर एक बहुत ही स्पिरिटेड कमांडर साहब है नेवी से, तो कहते शायद वो कभी मिलने का मौका होगा। तो सर हमारा एक मैराथन इवेंट था, मैं जहां गौरव जी से मिला था, बट अब आपकी ज़ुबानी जो मेरे को चीज़ें सुनने को मिली हैं, हमने कल आपके साथ वक्त भी बिताया, तो अब कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में ये चीज़ आ चुकी है कि मुझे गौरव से एक अलग लेवल पे जुड़ना होगा, और सपोर्ट और हीरोज़ की जो भी संस्था है उसके रुख को समझना पड़ेगा, उसको इस मंच पर लाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ को भी अपनी जनता के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो ये जिम्मेदारी तो मैं अपने कंधों पर अब लेने वाला हूँ। एक मैं छोटा सा बताता हूँ, थोड़े दिन पहले हम आर्मी एयरफोर्स चीफ से मिलने गए, जनरल AP सिंह सर, वेरी नाइस। पर मैं तो लकीली ना सर आई नो ऑलमोस्ट 3 सर्विसेज के, मेरी सर्विस इतनी हो गई है सर। अभी एयर चीफ हो या दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल, एयर वाइस मार्शल्स या वाइस एडमिरल्स सर, मुझे पता नहीं लगता वो मेरे बच्चे हैं कि मेरे कोलीग्स हैं कि मेरे सीनियर। इस तरह सर आपकी मुलाकात एयरफोर्स के चीफ से हुई, क्या रीजन था सर मुलाकात का? नहीं, हम SHO के लिए जाते हैं। अच्छा। एंड हम कुछ मांगने के लिए नहीं जाते। जी जी जी। वी टेल देम कि देयर इज सम ऑर्गेनाइज, पहले वी हैव एक्टेड विद द डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन्स। आई थिंक ये जो आपकी लेगेसी है कहीं ना कहीं SOH को भी सपोर्ट करती है, बिकॉज ऑफ योर रैंक स्ट्रेचर एंड ऑल। एंड आई थिंक अगर जितने सीनियर ऑफिसर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, इसका कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस की फैमिलीज हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा सर। SOH से मैं सिर्फ सॉरी लेटली अभी ना आवा में हमारा उनसे भी कॉन्टेक्ट हो गया है चीफ, बिकॉज दे मेट मी जलंधर आर्मी चीफ एंड हिज वाइफ तो धीरे धीरे द मोमेंट जैसे आपने जुड़ गए, हमें पता नहीं कैसे हुआ, आप देहरादून में जुड़ गए, कहाँ पहुँच गए हैं,
तो ऐसे जो मिल जाते हैं पता लगता है बिकॉज हमारे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड और हमारे हम किसी से कुछ नहीं मांगते। बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि SOH के साथ अभी काफ़ी बड़े बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी मैंने लेटेस्ट शंकर महादेवन जी का एक मैसेज सुना था SOH के लिए। आगे हम ज़रूर इससे जुड़ेंगे सर। सर अब थोड़ा सा ये SOH से बाहर निकल के आपके टाइम की फ़ौज और आज के टाइम की फ़ौज, इसमें अगर हम देखें सर, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एक टैक्टिकल लेवल पे, एक ऑपरेशनल रेडीनेस लेवल पे, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंसेस हैं? अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है सर। नहीं, फौज का जो है ना मुझे अच्छा ही पता है सारा बिकॉज नहीं आई मीन इट, क्योंकि जो फौज की ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग उस टाइम में थी, अभी भी वही है। अभी और बढ़िया पॉइंट है कि गर्ल्स हैव कम इनटू दिस, नारी शक्ति से। या पहले मैं जैसे इजराइल गया था ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ ड्यूटी, देर उधर लड़कियां जब वो देवर गिवन इनटू ओनली लॉजिस्टिक ड्यूटीज़ लाइक टेलीफोन ऑपरेटर्स एंड दिस एंड दैट, बट हमारे तो मैं थोड़ी देर पहले मेंशन कर चुका हूँ, दे हैव गॉन इनटू द फाइटिंग आर्म्स। करेक्ट सर। अभी NDA का एक कोर्स पास आउट हुआ है कि व्हाट ए ग्रेट डेवलपमेंट। तो मतलब उधर कोई चेंज नहीं, बट ये है कि हमारे बेसिक जो एथोस है ना वो चेंज नहीं हुए। और 62 में धक्का बुकी, मैं एक 3rd जैक राइफल थी सिक्किम में, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में मैं बिल्ली पेट्रोल किया उनके साथ, जो लाइन ऑफ वी कॉल इट लाइन, मैकमोन लाइन जो था। तो मैंने देखा, मैं इवन दो आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ, मैं हम घुस जाते थे एंड नोबडी स्टॉप्ड मी। 3 जैक राइफल थी वहाँ पे। मैंने ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था, आई हैपन टू मीट सैम, हाथ मिलाने का मौका मिला, उसमें ट्रिब्यून में मेरा एक आर्टिकल है, चांस हैंडशेक विद सैम। ओह वाओ। तो बिकॉज उसने वो 3 जैक ने तो मार्शल, या लोग अभी कहते सर वो पिक्चर देखी यार, मैं क्या पिक्चर नहीं, मैं तो उसको देखा है। NDA में मैं और मेरी वाइफ ने उनके लेक्चर सुने, वो तो एक एनुअल लेक्चर होता था भाई सैम मानेक, वो तो हीज टू इतना खुश कर देते थे। और उस टाइम 3 जैक ने 2 चाइनीज पकड़े थे, वो केम टू स्नैच राइफल, छोटी छोटी चलती रहती हैं मतलब ग्राउंड पे, तो वो उनको शाबाश देने आए थे। और उस रात पता लगा भी हमारा एक काउंटर प्रोपेगेंडा इक्विपमेंट होता है, वो 16,000 फीट पे, मतलब अनएक्लेमाइज बंदा तो जा ही नहीं सकता, वो दूसरा एक्लेमाइज भी पता लगे यार ये इक्विपमेंट हमारे रिपेयर के लिए आया होता, उधर नहीं गया तो कहते मर गया आज। चीफ ने खुद गई हो काउंटर प्रोपेगेंडा, वो बताएंगे चला गया नहीं। सो आपकी मैं उठा के, मैं और मेरा एक हौलदार मेजर उस 16,000 फीट पे हमने आज गए, हमारे वो CO भी जनरल बख्शी बाद में बने, ये बंदे मर गए, उनसे परमिशन लेके जाना था ना इन्फेंट्री पोस्ट पे। चलो भगवान की कृपा थी, हम गए करके उस सिर पे उठा ग्राइंडिंग टेप रिकॉर्डर थी पुराने वाली, यू आर ए टेक्निकल पर्सन एंड टू यू विल नो। तो वो उस तरह की ट्रेनिंग थी, वो आज भी है इन इंडियन आर्मी। ट्रू सर, ट्रू। हार्ड वर्क, इंडियन आर्मी इज द बेसिक थिंग, नो लेटिंग डाउन द हार्ड वर्क। बट आज का थोड़ा एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी इज देयर विच हैज डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, बट इवन विदाउट टेक्नोलॉजी हमारे बंदे जो मैन बिहाइंड द मशीन, दे ऑलवेज मैटर्ड मोस्ट। बट जब मैन भी बढ़िया हो, मशीन भी बढ़िया हो, तो अब आर्मी ये जुगलबंदी फिर तो बिल्कुल रंग लाएगी, और बढ़िया रंग लाएगी सर, ऑफ सिंदूर में दिखा दिया है। और तीसरा जो थोड़ा लीडरशिप का एटीट्यूड, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कि भाई अगर गड़बड़ करेंगे ठोकना है। तो अगर ये जो आपने बात बोली लीडरशिप का एटीट्यूड, तो आज की सरकार और आज की फौज का ये एटीट्यूड बन चुका है कि अब एक साथ मिलकर घर में घुसकर मारना है। नेचुरली, बिकॉज पेशेंस की कोई लिमिट होती है सर। यू सी, कभी आप घुस के देखो, सबसे एक हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होता है सर। पहले भी हुई है ये, कभी उड़ी वाला हो या कुछ हो, बालाकोट, तो, हाँ बालाकोट में देयर वाज आल्सो रिएक्शन ना फ्रॉम आवर साइड। पुलवामा हुआ, बट ये भी उन्होंने तो हैबिट ही बना लिया, जब मर्जी है उनकी एक बैट, उनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं पाकिस्तान की, वो छोटे छोटे और भी पिन पिक्स करते रहते हैं। बट अभी जैसे आपने बोला ना, पूछ के मारना, और लेडी सामने बैठी है, उसके हस्बैंड को मार के आप ये एंड यो उधर बता, मतलब इससे ज़्यादा घिनौना पाप ना हमने शायद नहीं देखा। आप आते हैं आर्मी पे करके चले जाते हैं, ठीक है, बट वो निहत्थे लोग जो टूरिज्म के, देखो उसमें सिर्फ आर्मी को उन्होंने डैमेज नहीं किया। एक जो JNK में थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आने लग रही थी ना, बिकॉज वो बंदे तो रो रहे थे, उसमें भी एक बंदा था वो उनका पौनी वाला बचाते वो भी शहीद हो गया, बिकॉज उनको पता उनकी इकोनॉमी एक पीसफुल एग्जिस्टेंस पे मैटर कर रही। सो दे ट्राई सच एक्शंस विद मैनी पर्पज इन माइंड। बट फिर अभी इंडिया ने वो समझ लिया है कि अभी इनको कोई लीवे नहीं देना है,
जैसे कहते हैं एक गोली मारेंगे तो गोला मार दो, फिर वो आगे से। सर आपने पहलगाम इंसिडेंट के बारे में अभी जिक्र करा, आपको कहीं ऐसा लग सकता है कि इंसिडेंट रोका जा सकता था? देखिए ये तो एक लेमैन तो हमेशा ही सोचता है, बट इट इज़ हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट ऊपर बैठे हैं, क्यों ऐसा हुआ कैसा हुआ वो तो उनका देखने की बात है। बट ये है कि जब इतनी कांग्रीगेशन बड़ी होती है ना, एक लेमैन भी सोचता है कि थोड़े बहुत तो बंदे होने चाहिए थे। अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं बट हम उसमें चीज़ों में नहीं पढ़ते। बट उसके बाद जो उसके लिए सबक सिखाया गया उनको, शायद ये अगर रोका जाता तो उनकी असली तासीर हमें दुश्मन की नहीं पता चलती। फिर हमें ये मौका नहीं मिलता जो कि उनको बता दिया है कि थोड़ा भाई सावधानी से चलो, नहीं तो आपको नहीं। इससे हमारी गवर्नमेंट ने भी कई नए रुख को अपनाया है, जैसे एक्ट ऑफ टेरर का जो अब हमने बिल्कुल खिताब हमने एक जोड़ लिया है, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर सर। और अब हम नहीं रुकेंगे इस चीज़ में। सर आपने लेमन का वर्ड जिक्र करा आपने। अभी आज के टाइम में लेमन को भी पता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं। जैसे पहलगाम के इंसिडेंट में भी ये OGWs ने काम किया, जो इनको सपोर्ट दिया गया, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे देश में घुसे। हाँ, आपको क्या लगता है सर कि पहले किसी एक कंट्री को देखने से पहले हमें ये OGWs को का खात्मा करना ज़रूर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी आर्मी उधर जो जॉइंट कमांड है JNK वगैरह में या और भी है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, अपनी खुद की ड्यूटी है। उनको आइडेंटिफाई कर करके उनको तो न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है सर, बिकॉज अदर दे आर वेरी डेंजरस, दे आर मोर डेंजरस देन द एनिमी। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपको अब क्या लगता है सर कि ऑपरेशन सिंदूर, मेरे मुताबिक सर वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है सर, अब जो हम देख रहे हैं सर डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं, पाकिस्तान को पहले IMF ने $1 बिलियन का बेल आउट दिया, फिर अभी $40 बिलियन का एक और वर्ल्ड बैंक ने उसको बेल आउट करा है, फिर लोन दिया है। घुमा फिरा के ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पाकिस्तान का फिर वही रुख बनेगा? हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा? एक अगर रेलवे स्टेशनों में भी हम देखते थे, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। करेक्ट। देखो अपनी आज़ादी कायम रखना है ना, जैसे होता है आज़ादी लेना, इट वॉज नॉट ईजी, बट आज़ादी लेके उसको बरकरार रखना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये तो कभी ये आप एनिमी कोई भी हो, और ये थोड़ा ज़्यादा धोखे वाला एनिमी है कि वो शायद उनको ऐसे लगे उनकी बेइज्जती हो गई, हो सकता है किसी और तरीके से। वो तो 24/7 हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अपने लोगों को जो हु आर नॉट इवन ऑन द बॉर्डर उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, लाइक फॉर यू OGWs एंड ऑल। तो ये सतर्कता जो है ना, ये 24/7 हमें रखनी पड़ेगी। अगर हमें लॉस ऑफ लाइव्स हटाना है तो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कई बार होता है कि जो होना है वो तो फिर होके रहेगा, तो वो भी ऐसा ही है। बट उसके लिए भी जवाब आजकल तैयार है। सर हमारा देश आज 4th लार्जेस्ट इकॉनमी विश्व में बन चुका है सर। हमारे कई ऐसे देश हैं जो हमें हमारा दोस्त कहलाते हुए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किसी और तरीके से फंडिंग करा रहे हैं, जो कि हमें भी पता है वो टेरर फंडिंग्स में जाएंगी। चाहे मैंने अभी जिक्र करा था थोड़ी देर पहले $1 बिलियन बेल आउट, फिर अभी $40 बिलियन का बेल आउट की बात चल रही है पाकिस्तान के लिए सर। हमारी ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है सर। आज आप जानते हैं सर कि हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स भी पूरे विश्व में घूम रहे हैं, अपने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इंसिडेंट के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, इंडिया के रुख के बारे में, इंडिया के रोल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट था उसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। हमारी जो फ़ौज है सर, इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सर, उनके लिए आगे चैलेंजेस हैं, ये आप भी जानते हैं और सर मैं भी जानता हूँ। इसमें हमारी फ़ौज को आने वाले फ्यूचर में कैसे प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी? आज तो वो कर ही रहे हैं सर, आगे आने वाले वक्त में क्या सिर्फ वो पाकिस्तान तक सीमित रहेंगे? मेरा कमांडर साहब थोड़ा ये कहना है कि थोड़ा इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से हमारी तैयारी या डायरेक्शन ऑफ तैयारी वो चेंज नहीं होता सर। उनका तो पहले भी उनको फंडिंग होती रही, अभी भी हुई है, फ्यूचर में भी होती रहेगी। वो एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट हेड ऑफ
तो लोगों को पता है उनकी सिचुएशन कैसी है, और परहैप्स दे आर नेसेसरी इवन फॉर सम पीपल. And as they say, sir, that there are no permanent friends. That's Yeah. always the permanent So, interests. उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारी ना कहीं हम छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझ के रह जाएं. हमारे को अपने देखना पड़ेगा हमें कितना फ़ंड मिल रहा है, नहीं है तो हमारे कमांडर्स का काम है फ़ंड लेना कि कैसे प्रोग्रेस करना. और हमारा ज़्यादा ना ऑपरेशन सिंदूर हम थोड़ा सा पाकिस्तान पे फोकस हो रहा है, बट हमारा असली दुश्मन है जो उनको शायद उंगली भी लगाता है, जो चाइना. Correct. उसके डिज़ाइन ऐसे हैं, हमारे जितने साथ साथ में फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको किसी ना किसी वजह से उलझा के हमारे अगेंस्ट. बट मैंने जैसे पहले भी कहा था, हमारा एम जो ना इधर फोकस, वो हमें पता है हमें क्या चाहिए, घोड़े की नाल की तरह. या मैं अभी बता नहीं सकता कि उसके लिए क्या क्या हो रहा है ग्राउंड पे. Sir. आई वॉज समवेयर यू नो, तो उनके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं, यू नो. एंड चाइना हैज़ टू रियलाइज हमारी तैयारी हो सकता है. वो जो करने वाले कमांडर्स, आई थिंक जिसको कमांडर को हम मिलते हैं, दे वेरी गुड. अगेन पूछा था आज की आर्मी, दे वेरी गुड इक्विपमेंट वाइज, मैन ट्रेनिंग, नए नए तरीके हैं. बट ये है कि उनको भी अभी पता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, पाकिस्तान वगैरह ना, ये ऐसी पिन प्रिक्स कर सकते हैं. बट इनको पता भी है 65-71 में क्या हाल हुआ है. अगर वो भूल जाएं तो फिर वो आप बेवकूफ़ आदमी को क्या कह सकते हो. बट चाइना के लिए मेरे को पता ग्राउंड पे इवन रिटायर्ड ऑफिसर आजकल हम इधर उधर जाते हैं, कहीं मतलब फौजी तरीके से नहीं, बट ऑन दी ग्राउंड हमें पता लगता है सिविल से, अखबारों से, कि हमारी कितनी तैयारी है. एंड वी डू हैव चाइना इन माइंड नाउ. एंड हमारी तैयारी आई एम श्योर बिकॉज वी आर गोइंग टू बी वर्ल्ड पावर. एंड एक बार मौजे तुंग ने बोला था, यू नो, पॉलिटिकल पावर फ्लोज आउट ऑफ द गन ऑफ ए बैरल. अगर हमने बड़े बड़े कंट्री के साथ डील करना है, वी हैव टू मिलिटरली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. तो उसमें जैसे हमारे R&D के फंडिंग, वी हैव टू, अगर ये ब्रह्मोस वगैरह नहीं होता, यू नो, ये हमारी मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस होती है, पहले से इसकी प्रिपेयर्डनेस चल रही है सर. आज हम जहाँ पहुंचे हैं इसके पीछे कितनी R&D गई है, कितना टाइम लगा है, जहाँ हम एक्शन देख पाए हैं. व्हेन आई वाज डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस 2009, उसके टाइम हमारे में उससे 3 साल पहले एक डायरेक्टरेट ऑफ मिसाइल बना था, जो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस से लोग उधर को जा रहे थे, हमारे से डेपुटेशन पे एक मेजर जनरल वगैरह जाता था. ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. बट स्लोली स्लोली यू नो, जैसे अवेयरनेस होती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, कहाँ तो हम कहाँ पहुँच गए हैं. अभी कोई छोटे रेंज की मिसाइल, हम तो मेरे टाइम में टैंक के ऊपर छोटी मिसाइल होती, कभी नाग हो गया, कभी ये, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू द निटी-ग्रिटी, बट एक नहीं है, कोई मैन हेल्ड मिसाइल्स होती थी. मैं गार्ड्स बटालियन के साथ रहा हूँ, जिनको एक वायर गाइडेड मिसाइल होती थी. कहाँ से अभी हमारी कैपेबिलिटी में ये हो गया है, विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर हम अपनी गन से फायर कर सकते हैं. एयरफोर्स वाला जहाज अपना बॉर्डर क्रॉस किए, एयर स्पेस क्रॉस किए बगैर उनके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में जा सकता है. और ये मिसाइल जो कुछ है हमारी, इधर से बैठे बैठे यू कैन टारगेट रावलपिंडी. और नेवी का कल परसों रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम इट विल बी द नेवी फर्स्ट. तो 71 में इन्होंने दिखा दिया था कि कराची वगैरह को कैसे ब्लॉकेट करके वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में कहते आने दो 7th फ्लीट. UK कोई नहीं, हमारे पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और विच वेरी फ्यू कंट्रीज. बट वी ऑलवेज हैव चाइना इन माइंड कि उसके स्टेप. अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था ऑथेंटिक न्यूज़ कि, और जो मैं बताया ना चाइना के लिए, मैं आपको परसों बता रहा, इज़ नॉट ए सीक्रेट थिंग नाउ. ट्रिब्यून में पूरा राइटअप हो चुका है, जो मैं भेजूँगा कौन सी यूनिट कहाँ पे, यू नो, सीक्रेसी हो, बट जो डिफेंस कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं से उनको पता जाए ऑथेंटिक. और ये अच्छा भी होता है कंट्री के कॉन्फिडेंस के लिए. कोई ऐसी न्यूज़ थोड़ा आती रहे ना, कंट्री नोज दैट यस दे कैन नॉट ओवर बुलडोज अस. बुलडोज तो 67 में नहीं कर सके, और 62 वाला फुल टाइम हम अपने दिमाग पे लोड लेके चलते रहे. 62 वाज जस्ट बाय द वे. बट जो तैयारी है हमारी टेक्नोलॉजिकली, अभी हमारा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की आई थिंक शुरू हो गया डिज़ाइन. बट यही है, यस सर, अभी इसका लेटेस्ट जैसे पेपरों में आया, दीज प्रोजेक्ट्स हैव टू बी टाइम बाउंड. करेक्ट. एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डूइंग इट, they have to be accountable. Yes, correct sir. तो इसलिए विदाउट आर्मी में क्या, why we are successful organization, आर्मी नेवी एयरफोर्स, we give a job to a person. टाइम लिमिट जरूर होती है. बिल्कुल सर. बेटा इतने में होता है, नहीं है तो मेरे को आके बता दो. करेक्ट सर.
तो हमारे मरीन कमांडोज भी सर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सर वंडरफुल, आई हैव सीन ऑन द मार्कोस वेस्टर्न फ्रंट सर। यस, मार्कोस कहीं सोचे नेवी वाला ग्राउंड पे जाके कर रहे हैं। एंड they are trained for 4-dimensional warfare sir। हमारे मार्कोस ग्रूड्स हैं, एयरफोर्स वाले ग्रूड्स हैं, हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं। यस, तो हम तो इनको, मेरे को ना आपको बताया नेवी, मेरा गांव एयरफोर्स के बाहर है, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन के बाद। मेरा ब्रदर एयरफोर्स में था, तो मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स का सारा पता है। और हमारी पाकिस्तान की नज़र हमेशा वहीं पे रहती है। वी आर ए स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया सर। एंड मैं एक जगह बताना चाहता हूँ, हमारे आपने देखा है मेरा फैमिली ट्री, मेरे फादर साहब को वैसे निकाल दिया फौज से ना, बाकी तीनों अंकल यूनिफॉर्म में हैं, तो फादर साहब की फोटो नहीं है उस टाइम की। और मेरे ब्रदर्स में तीनों ब्रदर, एक एल्डेस्ट ब्रदर ही कुडंट गेट टू आर्मी बिकॉज उसका ये चॉप ऑफ हो गया था। अच्छा। नहीं तो हमारे ग्रैंडफादर था, बस 10वीं 10th पास किया, फौज में भर्ती करो। और थोड़ा एक हेड मास्टर मेरे थे कनाडा में, वो आए छुट्टी, कहते मेरे को जरूर मिलना है, मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं उधर नहीं था, कहते उसको बोलो मेरे को रात को मिलेगा आके। 10 बजे मिला, भी को नेक्स्ट डे वाज लिविंग। कहता मैं ना तेरे ग्रैंडफादर को बोल के गया था, इसको 10वीं के बाद फौज में मत करवा देना। कहता इसमें थोड़ा सा स्पार्क है, कहता वो आने दो। तो ऐसा है, बट मेरे थोड़ी सबको, मेरी स्टूडेंट्स को आज के ये है कि बच्चों आर्मी नेवी एयरफोर्स जाके देखो, क्या बढ़िया लाइफ है। नाले पुन नाले, आई ऑलवेज रिपीट दे, नाले पुन नाले फड़िए। आप सारे बाहर चलोगे, देश सेवा कौन करेगा? करेक्ट सर। वी ओ ए लॉट टू दिस लैंड। लोग मतलब ऐसे सर्विस, ठीक है, बाहर वाले भी सर्विस कर रहे हैं, बट कोई अच्छा पढ़ के जाओ, उधर से भी जो काफ़ी कुछ हमें, अगर हमारे बड़ी बड़ी वो हैंडल कर रहे हैं, कोई CEOs हैं, चाहे मिस्टर पिच्चाई हो, अभी अजय बंगा हमारे DGME मेरे जिनके अंडर में सर्व किया, जनरल बंगा उनका बेटा है। राइट। तो व्हेन ही इज इन IMF वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, तो वो देखते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा करा जाए ना। तो इस तरह के है, सबका अपना अपना रोल है। बट अगर इधर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग जाते हैं अपना बाहर घूमने के लिए, वो कोई बात नहीं है। बट फर्स्ट चॉइस शुड बी कि थोड़ा सा इधर ट्राई कर लें, रात दिन फर्स्ट चॉइस के उधर के लिए। यू राइट सर, वेरी राइट सर। ये हमारी मातृभूमि के लिए इतना सा हमारा योगदान तो होना ही चाहिए सर। थोड़ा सा मैं, बिकॉज ये आपका बड़ी दूर दूर तक जाएगा। एक तो आई ब्रॉट 150 स्टूडेंट NCC टू दैट सर, माई संत बाबा भगत सिंह एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। उनमें 2 बच्चे गए रिपब्लिक डे परेड के लिए। वाओ। दोनों ही JCO साहब के बच्चे थे। ये मतलब लोग, एक बिहार का लड़का वो पढ़ रहा था, उसके पिताजी पोस्टेड थे जलंधर में, एक लोकल था। और फिर 6 बच्चे, मैं अगेन रहता कि पोस्टिंग में हो जाता है बच्चे के सर, बिकॉज हमारा रिटायर हो जाए कुछ ऐसे ही रहता था। उधर भी अच्छा ड्रेसअप होके जाना, कोई नॉनसेंस नहीं। कहते सर आपको देख के हम वी फेल्ट लाइक। सर 2009 की रिपब्लिक डे परेड में मैंने पार्टिसिपेट किया था नेवी की साइड से सर। तब मैंने यस सर, तब मैंने NCC के बच्चों को देखा था सर। नो इवन फ्रॉम आर्मी डिसिप्लिन। हाँ, आई स्वेयर सर, उन बच्चों में जो डिसिप्लिन होता है, क्या कड़क रहते हैं लड़के, क्या बच्चे ये कड़क रहते हैं। मेरा एयरफोर्स वाला ब्रदर है जी सर, ही पार्टिसिपेटेड रिपब्लिक डे परेड इन द मार्चिंग कंटिजेंट। और मैं होशियारपुर में हूँ, तो होशियारपुर के बीच में कर रहे थे, बड़ा मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको इंडिया में सर। तो उसमें एक लड़की तानिया शेरगिल है, मतलब आई होप शी इज लिसनिंग हर पेरेंट्स। उसका फादर SS ऑफिसर था, ही रिटायर्ड कमांडेंट फ्रॉम CRPF। शी कमांड ओनली गर्ल सो फार टू कमांड रिपब्लिक डे परेड, मतलब हेड ऑफ द परेड, नॉट द हर ओन कंटिजेंट, द होल रिपब्लिक डे परेड। शी सब 5 सिग्नल से है। और लड़कियों का कभी बोले, मतलब हमारी हिस्ट्री में भी माई भागो है, हमारे पंजाबी हिस्ट्री में महारानी झांसी थी, उधर। अभी एक लड़की सियाचिन में बैठी है, कैप्टन इंजीनियर्स की है। तो अभी तो कहते ना आसमान खुला है सर। आपने नारी शक्ति का जिक्र कर ही दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आगे आया, विंग कमांडर वोमिका सिंह का नाम आया आगे। नारी शक्ति के जो मायना अब हम फौज में देख रहे हैं, इसके बारे में आपने कुछ तो पहले बयान कर दिया सर। नहीं, मैं और थोड़ा क्या बताना चाहेंगे? आपको करेक्शन करना चाहता हूँ। यू आर बीइंग हम्बल। देखो, किसी को चांस मिल गया ऑफ सिंदूर में, जो लड़कियां 50,000 किलोमीटर नेविगेट करके आई हैं नेवी की। एक BSF का उधर हम जाते हैं रोज, कभी वाघा बॉर्डर, कभी उधर लड़कियां देखो कर रही हैं। सम ऑफ देम रिफ्यूज टू लीव द बॉर्डर। BSF गेव देम ऑप्शन कि नहीं भी तुम पीछे आ जाओ। नो, कहते सर वी आर हेयर।
मतलब इसी तरह ही जगह CRPF की JNK मतलब लड़कियों को जॉब दे दो, थोड़ा बहुत होता है फ़र्क, बट दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। OTS में आई एम प्राउड दैट ऑल विमेन ऑफिसर्स इन द कंट्री इंक्लूडिंग दिस कुरैशी, शी इज़ फ्रॉम माई एल्मा मेटर। NDA में अभी गई हैं लड़कियाँ, अदरवाइज टिल नाउ ग्रेजुएट एंट्री दे वर ऑल फ्रॉम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। मैं स्कूल का पढ़ा था उधर से, वो एकेडमी पढ़ के आई हैं। तो अपनी यूथ इज़ फैंटास्टिक, सो हैट्स ऑफ टू विमेन पावर, नारी शक्ति। सर हिंदुस्तान की अगर आप हिस्ट्री में जाएं सर, नारी शक्ति का तो मतलब हर एक कहते हैं ना मिसालें जो उन्होंने रखी हुई हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हुई या कितनी हमारे वैलर है, हर जगह पे नारी शक्ति हमें मिलती है और है तो हमारी सब माँ ही सर। मैं कोशिश करूँगा सर, दी देन लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका सर, शी वॉज द फर्स्ट स्किपर ऑफ दी सर्कम नेविगेशन का जो बेड़ा उठाया था नारी शक्ति ने INSV तरणी में, उनसे मेरी बातचीत चल रही है और मैं कोशिश करूँगा उनको मंच पे ला सकूँ। एंड जो अभी 2 अफसर्स अभी सर्कम नेविगेशन करके आई हैं, उनसे भी अगर हमारे को मौका मिलेगा बातचीत करने का तो वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा सर। आपकी अब 5th जनरेशन, आपके खुद के सपूत सर अभी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं सर, उनके लिए और आज के यंग ऑफिसर्स जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं सर, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो उनके लिए तो दे हैव बीन ट्रेन्ड सो वेल विद द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, आई हैव नो, वो कहे कि ये अभी मेरा एडवाइस तो ये ना 15 साल पुराना हो गया है, बट आई गो अराउंड, आई फील सो प्राउड ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, बट आई कैन ओनली से बैश ऑन रिगार्डलेस, कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी, इंक्रीज योर टेक्निकल नॉलेज एंड सी वॉट एवर आवर एनिमीज आर अप टू। थोड़ा आज के टाइम में इट इज़ ओनली ब्रान के साथ ब्रेन है, पढ़ाई भी करना है, जो हमें आर्मी पहले से पढ़ाती रही। जब व्हेन आई वाज कमीशन, सर्टिफिकेट B, सर्टिफिकेट C, सर्टिफिकेट D, फिर लोग बोलते हैं यार हम तो पढ़ाई छोड़ के तो आए थे आर्मी में, ये आर्मी पढ़ाई जा रही है। सर नॉलेज इज़ द पावर। करेक्ट सर। नेल्सन मंडेला सेड एजुकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। सो इस तरह का मेरा ये है कि बच्चों, आज के बच्चों थोड़ा सा यू नो मैं अभी क्या बोलूँ, वो कहेंगे फिर बुढ़ा अपनी एडवाइस देने पे आ गया। नहीं सर, आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आज के जो यूथ है, द यूथ हु एस्पायर्स टू सर्व द नेशन, चाहे वो फौज हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, उनके लिए आप प्लीज एक मैसेज जरूर दीजिए। मेरा पहले मैसेज है, देखो मैं उधर कॉलेजों वगैरह एग्जाम्पल देखो, आग है, इससे खाना भी पकता है, तबाही भी हो जाती है। पानी है, इसमें बाढ़ भी आ जाती है, पीने के बाद हम चल नहीं सकते। जो आज के टाइम में हमें नेट या ये गूगल शूगल मिले, इनको अच्छी तरह यूज़ करो। समटाइम्स बैड एग्जाम्पल देखो, फ्रॉड शॉट चलते रहेंगे उसके, बट वी शुड नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ दैट, वी शुड नॉट फॉल ए प्रे टू दैट। हमारी वही फिजिकल फिटनेस, वही इंक्रीज इन नॉलेज, उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए। हमारा टाइम जो जैसे फौज ने सिखाया, फिज़िकल पर्सनल डेवलपमेंट, पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना, ये हमें सर्विसेज ही ऑफ़र करती हैं। और कहीं नहीं है कि आप बच्चों की भी देखभाल करो, पेरेंट्स की भी देखभाल करो। आई वाज विद यू यस्टरडे, आई हैव सीन यू। और जितनी पेरेंट्स की लुक आफ्टर ना, आजकल हमारे एक ECHS है, ठीक है, एवरी सिस्टम हैज़ डेफिशिएंसीज, बट कोई भी हमारा जो एक लोएस्ट रैंक है उसका उसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, पैनल हॉस्पिटल जिसका मेरे हो रहा है। यू नो, इतना ख्याल कर रही हैं प्रेजेंट सर्विसेज टुवर्ड द वेटरन्स। सिस्टम को ही अगेन पक्का जितनी भी बाहर की हैं, बट मेरा ख्याल है जो आज वाले यूथ है ना, यंग ऑफिसर यूथ है, ट्राई टू जॉइन सर्विसेज। मैं तो भी, बिकॉज अगर मैं लाइक नहीं किया होता, मेरा बेटा है, आई कैन सी दैट इज ओनली सर्टिफिकेशन, दे मस्ट कम टू दिस साइड एंड दिस विल डू गुड। आई एम सेइंग यू कैन ऑल्सो एन्जॉय, यू कैन मेक योर, हमारा सबसे पुण्य ड्यूटी है पेरेंट्स की सेवा करना। जितना सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इसमें टफ समय मिलता और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से सर ने बहुत ही सुंदरता से इस मैसेज को आपने सर बहुत सुंदरता से हमारी यूथ के साथ शेयर करा है। देखिए, ये क्वेश्चन था कि ऐसा यूथ जो एस्पायर करता है हमारे नेशन को सर्व करने के लिए, सर ने उस बारे में तो बताया ही, आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन, आपका नॉलेज गैदरिंग, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका जज्बा, आपका सब कुछ उसके बारे में सर ने आपको बताया। बट उसके साथ सर ने एक बारीकी में एक चीज़ बताई कि अपने माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। आपको वो मौका जब भी मिले, ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा।
और माँ बाप ना बहुत सिंपल होते हैं, वो आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो बस यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। तो अगर आप उनकी आंखों में वो खुशी देखना चाहते हैं तो कुछ अच्छा करिए, अपनी देश की सेवा करिए, अपने खुद के लिए, जैसे सर ने पर्सनल डेवलपमेंट की बात करी, डेवलपमेंट करिए, अपने माइंड को शार्प रखिए, माइंड को साफ रखिए, दिल को साफ रखिए, माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। आपके चेहरे की खुशी उनके चेहरे की खुशी में ही कन्वर्ट होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज सर फ्रॉम यू। यहाँ पे थोड़ा ना पर्सनल आ जाएगा, जैसे बाहर भी होता है कि प्यार करना ही काफ़ी नहीं, प्यार का इजहार भी करना, और जब ये पब्लिकली किया जाए। मेरे फादर साहब, माई फादर ला, दे एक्सपायर्ड एट वेरी अर्ली एज, दैट इज 67, बिलो 70। माई मदर वॉज विद अस 20 years एज ए विदाउट हर हस्बैंड, माई मदर ला 25 years, बट माई वाइफ नेवर शी अलाउड माई ब्रदर, इवन दो हमारे किसी को कोई प्रॉब्लम थी, बट उनको माओ को रख के जो खुशी मिलती है ना, आगे बच्चों पे भी बड़ा असर जाता है। बिल्कुल सर। दैट मीन्स दैट इज समथिंग इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। करेक्ट। सो इस तरह की ये मतलब ऐसे है कि बड़े बड़े लेक्चर चल सकते हैं इसमें। और आज का सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि भाई जो पेरेंट्स की सेवा नहीं करते इट्स ए क्राइम, बट जो वॉलंटरली काम किया जाए दैट इज़ वेरी वेरी एंजॉयबल। सर आपका आखिरी मैसेज मेरे जैसे और प्राउड वेटरन्स के लिए क्या रहेगा, वेटरन कम्युनिटी के लिए एक सुंदर सा मैसेज सर। अगेन जो मेरा एक्सपीरियंस है बाहर, वेटरन्स जो मतलब दे आर देमसेल्व्स सो मच अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़, बट साथ में एक बार हिस्ट्री में जाएँ तो प्रेसिडेंट ओबामा ने, ही इज सपोज्ड टू बी वन वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही से अगर कोई भी काम अच्छी तरह करना है ना, गिव इट टू वेटरन्स। वाओ। They are already in service, but my message to many other veterans who are not into it, they can look inside, they are the best judges कौन उसमें कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी यही है कि try to सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे धर्म कर्म में लिखा है, थोड़ा दसवंध ऐसी चीज़ों पे खर्चना चाहिए, थोड़ा फाइनेंशियल साइड में आ रहे हैं कुछ आपके आसपास देखो who are not very well off, God has given us so much, we should share and care, जो आवा का भी मोटो है, share and care। आवा इज डूइंग वंडरफुल जॉब, आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन। करेक्ट सर। मैं अपने डिपार्टमेंट में बना दी कौवा सर, वो कावा पीने वाला नहीं था, QAWA, क्वालिटी एश्योरेंस वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, बिकॉज़ व्हेन यू आर ऑन द टॉप ना, यू ऑल द फ्रीडम टू डू थिंग्स लाइक सम मॉडिफिकेशंस, इनोवेटिव थिंकिंग। सो हमारे अपनी लेडीज़ को हम करते रहते हैं, कोई आशा स्कूल में जाके जो आर्मी के चल रहे हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी कावा की मेरे अपनी लेडीज़ ने अरेंज किया उधर शेरगढ़ तहसील में जाना, राजस्थान में सर, वेयर मैं बताया था ना 816 वीर नारीज थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर जब तक वो कर्नल से मैं प्लान कर रहा था, लकीली मैं DG बन गया, फिर जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली वीर नारी पूरी हो गई थी, वी हैड द माई वाइफ हैड द चांस टू हग, वो मैं फोटोज़ में आपको दिया है, शी हैड द चांस टू हग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली वीर नारी। और राजस्थान में ज़्यादा घूंघट वगैरह रखती हैं, तो इट इज़ समथिंग इतना सूदिंग होता है ना कि अभी कुछ पर्पज़ मिला है जीने का। सर ने फिर दोबारा बहुत ही सुंदरता से बयान करा। कहीं ना कहीं मेरी भी दिल की बात सर ने मंच पर रख दी कि एक बहुत सुंदर मौका मिला है एज अ वेटरन कम्युनिटी कि मैं फिर देश की सेवा या देश की जनता की सेवा किसी और तरीके से कर सकूं। ये जो सर ने बात बताई ना कि उन वीर नारियों से मैम मिल सकी, तो वो जो सुकून मिलता है, वो जो एक खुशी अंदर आती है ना, इस चीज़ को आप सिर्फ करने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। सो अ ब्यूटीफुल मैसेज टू द वेटरन्स कम्युनिटी ऑल्सो सर। सर मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आप होशियारपुर से दिल्ली आए, आप हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे, आपने इतने सुंदर सुंदर गाने हमें कैरियोके पे सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक सर। और आपकी स्टोरीज हम आगे भी अपनी जनता तक पहुंचाते रहेंगे। आपका जो रोल है सर, सपोर्ट आवर हीरोज़ के साथ या और काफ़ी सारे मंच जो हैं, उन स्टोरीज़ को हम कहीं ना कहीं शॉर्ट्स या रील्स के माध्यम से हमारी जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बट आपने आज मेरे को इधर लाके ना, और मेरे को बेस्ट ये लग रहा है कि जहाँ मेरा फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द फोर्सेस, आप उस फोर्स से हैं। And again, you have taken me back to my INS Kunjali and INS Angre. So wonderful. Even though I had 2 directorates with me of the Navy, but it has been wonderful. And Sir, यही I have no words to bless you कि जो आपकी ये चल रही है, आपकी ये प्रोजेक्ट और से और तरक्की करे। Thank you so much for taking me to the audiences around. Right. और एक बार सबको फिर मेरा नमस्कार
जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, एंड वट एवर वे कोई बोलने चलने में गलती हो फाइन, बट मेरा सबको आशीर्वाद, ये हमारा देश ऐसे ही बसता रहे। सर हमारा देश में महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा सर। या जय हिंद सर, जय भारत सर। जय थैंक यू हिंद। सर। लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. ढिल्लोन की स्टोरी, उनकी गाथा आज सुनने के बाद हमें कितना कुछ सीखने को मिला है। 5 जनरेशन फौज में, ये एक ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये मुमकिन हुआ है आप सभी के सपोर्ट के बदौलत। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आने वाले वक्त में आप सभी से और बेहतरीन और इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर कर सकूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।